डियर मेंटर्स, इस अद्भुत अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम सीबीएसई के सम्मानित सचिव श्री अनुराग त्रिपाठी जी की मेजबानी कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली और हमारे राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में सीबीएसई की भूमिका पर अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए आज उन्हें हमारे साथ पाकर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीबीएसई हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत और विदेश में 24,000 से अधिक संबद्ध स्कूलों के साथ यह करोड़ों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड बदलते समय और छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हम वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि शिक्षा के भविष्य और आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में अपने दृष्टिकोण को साझा करने के लिए सीबीएसई सचिव आज हमारे साथ हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशाल अनुभव और विशेषज्ञता निसंदेह हमें भारत में शिक्षा के बदलते परिदृश्य के माध्यम से नेविगेट करने में मदद करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। मैं इस अवसर पर हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अनुराग त्रिपाठी जी का गर्मजोशी से स्वागत करना चाहती हूँ और आज हमारे साथ रहने के लिए, समय निकालने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। हम उनके साथ एक ज्ञानवर्धक और प्रेरक सत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज हमारे पास एक अद्भुत और समृद्ध अनुभव होगा। धन्यवाद। पंखा बंद कर दीजिए, मैं माइक ऐसे बात करूँगा कि आवाज़ फैन बंद कर दीजिए, इसकी आवाज़ इससे नहीं आए। आप लोग पीछे वाले आगे आ जाएं, जो कुर्सियाँ खाली हैं पीछे से 2-3 रो के लोग आगे आ जाएं। कुर्सियाँ लेके से आ जाइए, बीच में स्पेस थोड़ा सा नजदीक आ जाएगी, कुर्सी आप नजदीक उसको भी साइड पीछे वाले लोग और आगे आ जाएं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आगे आ जाओ। आना था और ये अद्भुत संयोग है कि आज आपके बीच बातचीत करने का भी अवसर मिला। विनय जी से पुराना परिचय है, एक बार और आपके विद्यालय थोड़ी देर के लिए आया और उन्होंने कल निवेदन किया कि आप अगर थोड़ी देर टीचर्स के साथ बात करेंगे तो अच्छा रहेगा और मुझे भी लगा कि बिल्कुल बात करनी चाहिए। तो एक तो धन्यवाद विनय जी आपको और आप सबको मुझे बुलाने के अवसर देने के लिए। जो यहाँ उपस्थित लोग हैं, जो अध्यापक हैं, पहली चीज यही निवेदन करूंगा कि मैं जो बात करूंगा हो सकता है आप इस कान से सुने और उस कान से निकाल दें। सामान्य आदत होती है मनुष्य की, चाह करके भी कई बार इन चीजों को नहीं अपना पाते। जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, दरवाजा बंद कर दीजिए, दरवाजा बाहर आवाज आ रही है उनको मना कर दीजिए, जो लोग खड़े हैं उनको नीचे भेज दीजिए। एक सामान्य आदत होती है कि
दरवाजा बंद कर दीजिए ना। अपने आने वाले समय में उसको उतार पाएंगे। अगर प्रयास करके आप नहीं सीखेंगे, अपने मन को कन्विंस नहीं करेंगे, तो जो भी बात होगी वो बेकार हो जाएगी, आधे घंटे में कोई मोल नहीं होगा। तो रोज आप अपने क्लासरूम में देखते हैं कि आप जो पढ़ाते हैं बच्चों का मन नहीं लगता, बच्चे समझ नहीं पाते। हो सकता है आपके बताने का तरीका अच्छा ना हो तो और भी नहीं समझ में आए, और इसलिए मुश्किलें आते हैं कि आप जो बताते हैं उसका आधा या 90% या 70% बच्चों तक नहीं पहुंचता। बच्चे अगर ठीक से नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपके पढ़ाने का मतलब नहीं रहता। वैसे ही अगर आज आधे घंटे में जो बात करेंगे, अगर आप उसको ठीक से समझेंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं, कन्विंस नहीं होंगे, आपका मन नहीं करेगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रयास करके आधे घंटे जो भी बातचीत हो, नेक्स्ट 30 मिनट्स, उसको समझने का, सीखने का और अपने आने वाले समय में उतारने का प्रयास करें। दूसरी बात, जितने लोग मेरे सामने यहाँ हैं, इनमें 100% परफॉर्मेंस देने की पूरी क्षमता है। मतलब आप दुनिया जीत सकते हैं, आप में कैपेसिटी है। जैसे हनुमान जी अपना बल भूल गए थे, तो जब समुद्र पार करना था और जब जामवंत ने उनको याद दिलाया तो जैसे आप लोग देखते हैं कि जब कोई नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो रहा होता है, कभी कोच को देखा है टीवी में, जब फुटबॉल या लॉन टेनिस या टेबल टेनिस या बाकी मैच हो रहे होते हैं, तो जो कोचेज होते हैं वो कितना जोर से अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को, स्पोर्ट्स पर्सन मोटिवेट करते हैं, एनर्जी देते हैं, और जब वो करते हैं तो चीज सिद्ध हो जाती है। तो क्षमता आपने पूरी 100%। अब आप अपना बल अगर भूल गए, मान लीजिए कि आप अच्छे नहीं हैं, आप एवरेज हैं, छोटी सी जगह पर, छोटी सी तहसील में, शहर में, मान लिया आपने कि दिल्ली वाले, लंदन वाले, अमेरिका वाले ज्यादा अच्छे हैं, तो फिर हनुमान जी की तरह आपका बल शांत रहेगा। लेकिन अगर आपने मान लिया कि जैसे भी आपने आप में कैपेसिटी है, आप अपने को 100% ले जा सकते हैं, सीख सकते हैं, बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, टॉप परफॉर्मर कर सकते हैं, तो आप बेहतरीन टीचर बन जाएंगे। या तो आलसियों की तरह बैठे रहिए, सवेरे घर से निकलिए और ठीक है 10-20 हज़ार तनख्वाह मिलती रहेगी, जीवन चलता रहेगा, रोजी रोटी चलती रहेगी, और बच्चे भी आपके छोटी मोटी जगहों पर पढ़ने में निकलते रहे, ऐसे जीवन बिताना है। अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है एज टीचर, ये आपको है। ये दूसरी बात। तो इस दुनिया में जो भी टॉप चीजों को अचीव करता है, आप ही जैसा सरल और शांत छोटी जगह से आने वाला होता है, आप ही कितना सामान्य होता है। मैं भी गांव का पढ़ा हुआ हूं, और हम भी जब गांव में बचपन में पढ़ते थे तो चप्पल नहीं होती थी, कपड़े नहीं होते थे, जमीन पर बैठ करके पढ़ते थे। लेकिन हम वहां से यहां तक पहुंचे हैं सिर्फ अपने जुनून के कारण, मेहनत के कारण। हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे अभी भी गांव में हो सकता है, नमक तेल की दुकान पर काम कर रहे हैं, 2-4 हज़ार रुपये महीने कमा। तो कहने का अर्थ ये कि आप में अथाह क्षमता है, अभी आपके ऊपर है, आप सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस देश के बेस्ट टीचर बनना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, और टीचर बन करके उसके ऊपर बहुत सारी चीजें आप आगे बढ़ सकते हैं। टीचर तो देश का प्रधानमंत्री भी बना है, और टीचर देश का राष्ट्रपति भी बना है। सामान्य टीचर, गरीब टीचर, कुछ नहीं था जिसके पास, वो देश के राष्ट्रपति भी बने, आप ही के देश के, ज्यादा दूर की बात है, दुनिया में भी होता है। अब डिपेंड करता है उसने अपनी कैपेसिटी को कितना बढ़ाया। तो इसलिए दूसरा निवेदन, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कि आप अपने बल को पहचानिए, अपने ताकत को पहचानिए, कि आप बेस्ट कर सकते हैं, टॉप अचीव कर सकते हैं, और उसको अचीव करके ज्यादातर जो देश के लोग होते हैं हम आप जैसे, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कोई हमारे लिए शर्ट बना दे, कोई हमारे लिए चश्मा बना दे,
कोई हमारे लिए कलम बना दे, कोई खाना बना दे, कोई मोबाइल बना दे, आपने क्या किया? आपने क्या किया देश और समाज के लिए? आपके माँ बाप आपको सारा पढ़ा ले, फीस दे दें, कमा ले, आपने क्या किया? आपने क्या अचीव किया है? सिर्फ ये 10-20 हज़ार की तनख्वाह या कुछ और सोच रहे हैं? इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ करना चाह रहा हूँ आपको। इस दुनिया में जितनी चीजें आपको सुविधाजनक लग रही है, कपड़ा किसी ने बनाया, किसी ने आविष्कार किया, ये कलम किसी ने की, पेन किसी ने की, कार किसी ने की, ये स्कूल किसी ने बनाया है आपके लिए, किसी ने मेहनत की है, मेहनत करके बना खड़ा किया तो 50 लोगों को रोजगार मिला और 1000 बच्चे पढ़ा और 10 बच्चे निकल गए तो देश के प्रधानमंत्री बन गए। किसी ने किया, आपको भी वही दिशा में बढ़ना। इसलिए मेरा ये दूसरा निवेदन है कि अपने बल को पहचानिए, आप में असीम क्षमता है, सीखिए, मेहनत करिए और लगातार आगे बढ़िए। करेंगे? आप में क्षमता है, आप एवरेज और सामान्य लोग नहीं हैं, आप असामान्य बन सकते हैं। 50 वर्ष पुरानी बात है धीरूभाई अंबानी की, जब वो खोमचे पर समोसे बेचते थे। दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, कल्पना करिए, उनसे अमीर कोई व्यक्ति नहीं। आपके देश के तो हैं धीरूभाई अंबानी। 50 वर्ष बहुत बड़ी चीज नहीं होती। आपका भी जीवन तो 20 साल निकल गया, 30 साल निकल गया, 25 साल निकल गया, खोमचे पर समोसे बेचते हैं। आपने भी सुना होगा, लिखित में है कि किसी पेट्रोल पंप की दुकान पर काम करते हैं। ठीक है, जितने भी टॉप मोस्ट लोग गए, जो जहां तक नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, निहायत गरीब उनकी माँ पड़ोस के घरों बर्तन मांजती थी, खाना बनाती थी, थोड़े पैसे कमाती थी, बच्चों को पढ़ाने के प्रयास किए। किसको नहीं जानते आप? लाल बहादुर शास्त्री रोज 13 किलोमीटर पैदल जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए और रास्ते में नदी पड़ती थी और नदी क्रॉस करते थे, तैर करके फिर जाते थे, कपड़े सूख जाते थे, कभी कपड़े सर पर लेके तैर लेते थे, रोज जाते थे। कौन नहीं है जिसमें जो ऐसे आगे नहीं बढ़ा? किसी को दिखा के देख, जो लोग टॉप तक पहुंचे हैं उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने पैशन से, अपने जुनून से वहां तक अचीव किया। और सामान्य लोग तो जीवन जीते हैं, मरते हैं, निकल जाते हैं। अगर आपको कुछ करना है, विद्यालय का अध्यापक और अध्यापक लीडर होता है तो दुनिया बदल सकता है। एक टीचर ने अपने जीवन में एक महात्मा गांधी अगर खड़ा कर दिया, एक धीरूभाई अंबानी बना दिया, एक अमिताभ बच्चन बना दिया, एक तेंदुलकर क्रिएट कर दिया, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपको तो लाखों बच्चे मिलेंगे अपने जीवन में। इसलिए अपने बल को पहचानिए, अपने ताकत को पहचानिए और अपने को बढ़ाइए, अपने को टॉप तक लेकर के जाइए, तब चीजें मिलेंगी। मैं आता हूं शिक्षा पर, जिसके लिए आज आपके बीच मुझे बात करनी है। आपको करना क्या चाहिए? आप ही से सीखा हूं, आप ही जैसे लोगों से अनुभव लिया हूं, पढ़ता रहता हूं, उपयोग करता रहता हूं, इंप्लीमेंट करता रहता हूं, फिर नया सीखता हूं। आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं। थैंक यू, सॉरी। पहली चीज आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा का उद्देश्य है, पहला है बच्चों को ज्ञान प्रदान करना, जिसमें एक हद तक आप सफल हो जाते हैं। दूसरा है बच्चों को उस ज्ञान का उपयोग सिखाना, कि आपने जो किताबों से पढ़ाया बच्चे उसका उपयोग कर सके, ये दूसरा उद्देश्य। तीसरा है उन बच्चों को उस ज्ञान का प्रयोग करना। उपयोग और प्रयोग में अंतर है, उपयोग और प्रयोग में अंतर है। एक उदाहरण देता हूं, आप जब खाना बनाते होंगे, बनाती होंगे, तो कुकिंग का ज्ञान प्राप्त करना यह शिक्षा का पहला उद्देश्य है। जिसको कुकिंग करनी, खाना बनाना, तो ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? पनीर की, बटर पनीर की सब्जी कैसे बनेगी, तो ज्ञान मिल गया। किताब पढ़िए, बढ़िया रखिए और सब मिल जाएगा। इतना इतना सामान, ये चीज होगी, वो ज्ञान है, वो किताबी ज्ञान। दूसरा, उस ज्ञान को समझना, अंडरस्टैंड करना, जो चीज है उसको आपने समझ लिया। तीसरा है उसका उपयोग या प्रयोग करना। कैसे? अब आपको किचन में खड़े होना पड़ेगा, गैस चलानी पड़ेगी, ब्राउनिंग करनी पड़ेगी,
मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के पनीर की सब्जी बनेगी। चौथा है नया प्रयोग कर देना। जो आपने एक सब्जी बनाई है उससे बेहतर एक नया तरीका मॉडल दिखा दीजिए। आपके टीचर ने आपको सिखाया कुकिंग और एक तरीका छोटा सा बताया, लेकिन आपने 10 तरह के पनीर बनाना सीख लिया। ये एक्सपीरियंस, ये है क्रिएटिविटी। ये चौथा स्तर है, नई चीजों को क्रिएट कर देना, आगे बढ़ जाना, बना लेना इन चीजों को। तो आपसे मैं फिर यही कहूँगा कि जो आप लोग पढ़ाते हैं क्लासरूम में बच्चों को, किताबें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कोई हिंदी, कोई सोशल साइंस, कोई डेमोक्रेसी पढ़ाता है, कोई कविता का कोई अर्थ बताता है, कोई कहानी बताता है, यही करते हैं। कोई अलजेब्रा पढ़ाता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता है, कोई साइंस के फिजिक्स ले रहा है, कोई बायो में क्लोरोफिल पढ़ाएगा, फोटोसिंथेसिस आप कहीं पढ़ाएंगे, लाइट के बारे में बताएंगे। यही तो किताबें कहती हैं। कभी सोचा है कि ये क्यों पढ़ाते हैं, क्या उपयोग है? उनको रटना, उनको याद करना और उनसे एक परीक्षा पास करके नौकरी पा लेना, यही उद्देश्य है, कुछ और है? इसलिए आप अध्यापक जो हमारे यहाँ बैठे हैं, जो हमारे साथी हैं, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसका पहला उद्देश्य ज्ञान देना, दूसरा उद्देश्य उस ज्ञान को समझने लायक बनाना, अंडरस्टैंडिंग कराना, तीसरा उद्देश्य है उसमें बच्चे को एक्सपेरिमेंट और प्रयोग कराना, चौथा उद्देश्य है बच्चा उस ज्ञान के बारे में एनालिसिस करे, सिंथेसिस करे, क्रिटिकल थिंकिंग करे, अपना दिमाग लगाए, उसका दिमाग खुले, और पांचवा है बच्चा एक नया ज्ञान क्रिएट कर दे। तो इसमें से कितने लोग लिटरेचर के टीचर हैं? हाथ उठाए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जो भी हिंदी संस्कृत है, भाषा के हाथ भाई, भाषा वाले आप ही सब उठा रहे थे, नीचे कर दीजिए, आप ही है ना, उठाइए जो भी कितने लोग हैं। जैसे आप लोग साहित्य पढ़ाते हैं, हिंदी या अंग्रेजी जो भी आप पढ़ा रहे हैं, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कविता का। आपकी किताब में कविता होगी, हिंदी अंग्रेजी में होगी, आप क्या करते हैं? उस कविता का अर्थ बताते हैं, थोड़ा रस अलंकार बताते हैं, थोड़ी उसकी क्वालिटी बताते हैं, थोड़ी उसके बारे में ज्ञान देते हैं। ज्यादातर साहित्य के अध्यापक जो कविता है बस उस कविता का अर्थ बता के उसका ज्ञान दे करके खत्म कर दो, उतने से भी बच्चे को 100 में 100 मिल जाएगा। लेकिन शिक्षा का जो उद्देश्य ये नहीं है, आप कविता पढ़ाइए, उसके बाद उस कविता को अंडरस्टैंडिंग लेवल तक लेके जाए, बच्चा समझ ले उसका मतलब क्या है। ये कम टीचर कर पाते हैं क्योंकि ज्यादातर पढ़ा के रटा देते हैं। तीसरा, बच्चा उस कविता की एनालिसिस करे या उसका प्रयोग करे, अपने जीवन में उस कविता का उपयोग करे। आपने कविता में अगर प्रकृति है, अगर कविता में पक्षी है, कविता में अगर खेत खलिहान है, उस कविता में अगर गरीबों की बात है, किसी चीज की बात है, तो उस चीज को बच्चा अपने जीवन में उपयोग करे। तो जो कविता में आपने पढ़ाया, अगर उसकी बातों का लाइफ में यूज नहीं कर रहा है, रिलेट नहीं कर रहा है, उपयोग नहीं कर रहा है, तो आपके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहले लेवल पर रख गई। फिर चौथी चीज है, उस कविता के बारे में बच्चा एनालिसिस करेगा। ऐसी कविता हिंदी की जैसी है, ऐसी अंग्रेजी में भी होगी, ऐसे रशियन में भी होगी, ऐसे तमिल में भी होगी, ऐसा रामायण महाभारत में भी होगा। इसको एनालिसिस करना कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करना कहते हैं, तुलना करेगा। अच्छा, कविता जैसी कहानी भी किसी ने लिखी है, इस कविता पर तो कहीं इतिहास भी है, इस कविता में जो चीजें हैं ये तो कहीं बायो में भी, कहीं हिस्ट्री में, कहीं ज्योग्राफी में भी, इसको एनालिसिस करना है। तो आपने कविता पढ़ाई, कविता को अंडरस्टैंड कराया, समझा बच्चा, कविता का प्रयोग करना सिखाया, तो लाइफ में उपयोग कर रहा है कि नहीं, जीवन में उपयोग कर रहा है कि नहीं, उस कविता का एनालिसिस करना सिखाया आपने, को तुलना करे, 10 चीजों से एनालाइज करे और फिर एक नई कविता लिख दे, कविता पर कहानी लिख दे, कविता पर उपन्यास लिख दे, एक नई कविता बना दे। ये उस कविता को पढ़ाने का उद्देश्य, तब शिक्षा की प्रक्रिया पूरी होती है। तो जितने लिटरेचर के टीचर हैं, जब आप पढ़ा रहे हैं और एक वर्ष आपने अपने 40 बच्चों को पढ़ाया,
तो 40 बच्चों को वर्ष भर पढ़ाने के बावजूद अगर बच्चे आपके साहित्यकार नहीं बने, कवि नहीं बने, कम्युनिकेटर नहीं बने, स्टोरी टेलर नहीं बने, तो फिर आपने उचित तरीके से अध्यापन नहीं किया है। ऐसे मैथ टीचर है, ज्यादातर मैथ टीचर क्या करते हैं, किताब में अगर 50 प्रश्न है उसमें से 30 प्रश्नों को बोर्ड पर लिख करके उत्तर बता के निकल जाते हैं, 50 को करने के समय ही नहीं होता। और कुछ लोग लास्ट में जो प्रश्न दिया उसको हल करा देते हैं। बच्चे उन प्रश्नों को याद कर लेते हैं, थोड़े बच्चे वो समझ जाते हैं। मैथ टीचर को ये भी देखना चाहिए कि मैथ टीचर ने अपने साल भर के पढ़ाने के दौरान 10 नए क्वेश्चन भी बनाए, तो यह मैथ टीचर है। अगर आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा है बस उतना ही पढ़ा रहे हो जितना किताब में लिखा है, क्योंकि किताब में किसी ने लिखी, आप भी जैसा कोई अध्यापक होगा लिखा हो, उसने कैसे उसमें 50 प्रश्न लाए। जिस दिन आप मैथ के प्रश्न बनाना शुरू कर देंगे, जिस दिन आपके बच्चे एक नया क्वेश्चन क्रिएट करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप रियली टीचर बनेंगे। ज्यादातर क्या करते हैं, किताब का अर्थ बता के निकल जाते। जो मैथ आपने पढ़ाई है, जो एक धर रहा है, एक तीसरा तरीका उसको सॉल्व करने का क्रिएटिव तरीके से सोचे, एक नया न्यूमेरिकल बनाएं और सीखें, नई चीजें करें, उसको रिलेट करें, देनो पूरा होता है। विज्ञान है, साइंस है, साइंस की आप सपोज करिए आप कार्बन पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री का टीचर, केमिस्ट्री का कोई, फिजिक्स का कोई, लाइट पढ़ा रहे हैं, सपोज करिए आप लाइट के बच्चों को प्रकाश पढ़ाने जा रहे हैं, किताब में तो लिखा है, किसी गुरु जी ने बढ़िया किताब लिख दी, उसके 20 पन्ने आप पढ़े और अनुवाद किए, थोड़ा बहुत समझाया तो चलेगा। असली टीचर वो होता है, वो फिजिक्स में जो लाइट है उस पर इस प्रोसेस को पूरा करता, पढ़ाता है, समझाता है, प्रयोग करना सिखाता है, उस लाइट पर बच्चे प्रयोग करें। अच्छा क्या होता है कि आपका लैब होता है, तो लैब आपके पास है, बहुत कम टीचर बच्चों को लैब में क्रिएटिव लेवल तक लेके जाता है। फॉर्मेलिटी होती है, सीरियस सजा के आपने रख लिया, कभी डिस्कशन हो गया, आप लैब में यूज ही नहीं करते। ये हमारी लिमिटेशंस हैं। लैब्स क्यों है? बच्चा एक्सपेरिमेंट करना सीखे। एक चीज आपसे बता दूं कि जो नई शिक्षा नीति है वो तो विश्व स्तर पर सारे देश शिक्षा पर आगे बढ़ रहे हैं, वहां सबसे टॉप मोस्ट जो स्किल हो क्रिएटिविटी है। स्किल्स बहुत सारी है, कम्युनिकेशन भी है, टीम भावना मतलब कोलैबोरेशन भी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। ये सारी आज की महत्वपूर्ण स्किल्स हैं। अगर आपके बच्चों में ये स्किल डेवलप हो रही तो बच्चे पढ़ेंगे, नहीं हो रही तो सामान्य जीवन जिएंगे। तो ये तभी बच्चों में आएगी जब आप टीचर अपने अंदर डेवलप करेंगे। आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने इनोवेटिव हैं, आप कितने कोलैबोरेटर हैं, आप कितने क्रिटिकल थिंकर हैं, एनालिटिकल हैं, दिमाग यूज करते हैं, आप कितना अपने उस नॉलेज को एक्सपेरिमेंट रूप में लेके जाते हैं। ये फिर मैं समझाने पर फिर पहले ही मैंने कह दिया कि आधे घंटे इस कान से सुन के निकालने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इन बातों का अगर प्रयोग करेंगे तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। फिजिक्स का टीचर लाइट पढ़ा रहा है, लाइट का प्रयोग नहीं करा रहा, और प्रयोग बच्चे रट रहे हैं कि प्रयोग एक्चुअली कर रहे हैं। अगर आपके लाइट के चैप्टर में वही 4 प्रयोग करा रहे हैं जो किताब में दिया गया, वो तो रटना है, वो तो उत्तर दिया गया, वो बच्चा क्या करेगा? उस प्रयोग का तो क्या प्रयोग है, उसका उत्तर भी लिखा हुआ, ऐसे करो, ये करो, पिन लगाओ, प्रिज्म लगाओ, ऐसे करो, आपने कर लिया। लेकिन अगर आपका बच्चा उस लाइट पे एक नया एक्सपेरिमेंट कर दे, एक नया प्रयोग कर दे, एक नई चीज कर दे, सर मैंने ये चीज कर दी, आपकी वो फिजिक्स पूरी होती है। ये ध्यान रखिए कि कोई भी टीचर, जितने लोग मेरे सामने खड़े हैं, अगर आपका बच्चा आपको 40 मिनट पढ़ाने के बाद प्रश्न नहीं पूछ रहा है, कोई नया सलूशन नहीं दे रहा है, नया प्रयोग आपको नहीं बता रहा है, तो फिर आपकी प्रक्रिया सही नहीं है। तो जैसे आप पढ़े वैसे आप पढ़ा, हम भी ऐसे पढ़े, गुरु जी ऐसे पढ़ाते हैं। इसी को रोट लर्निंग कहते हैं। इसी को कहते हैं कि ठीक है हमने रटा दिया, थोड़ा सा याद करा दिया। तो जितने भी लोग यहाँ हैं, पहली चीज आपको क्या करनी है, तो मैं साफ साफ बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है, कि जब आप अपनी क्लास में जाएं तो आप ये ध्यान रखें उस चैप्टर में ये 5 लेवल अचीव करना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ,
उस चैप्टर में 5 लेवल अचीव करना है। जब आप 30 मिनट पोएम पढ़ाएं, 30 मिनट क्लोरोफिल पढ़ाएं, 30 मिनट कार्बन पढ़ाएं, 30 मिनट कोई मैथ का एक टॉपिक लेके चले, 30 मिनट जो भी आप टीच कर रहे हैं, आपके उस 30 मिनट में अगर ये 5 लेवल नहीं आया तो फिर आपने समय वेस्ट किया। तनख्वाह तो मिल जाएगी, बच्चे फीस तो जमा कर देंगे और बस नहीं, इसे 12वीं तो होता रहेगा, क्योंकि माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, हमारी लिमिटेशन था, जो करेंगे वही स्वीकार करेंगे। उस 30 मिनट्स में 40 मिनट्स में अगर आपने नॉलेज ठीक से नहीं दी, लोग ज्ञान भी नहीं देते, नॉलेज आप तब दोगे जब आपको ज्ञान होगा। आप अपने सब्जेक्ट कितने मास्टर हो, आपकी कंटेंट मास्टरी कितनी, आपको आता है कि नहीं, आपको फॉर्मूले आते हैं, आपको कविता लिखना आता है, आपको कविता का अर्थ बताना आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप स्टोरी टेलर हैं, आप ठीक से पढ़ा रहे हैं, आप समझे हैं कि नहीं समझे। इस देश के आधे टीचरों को खुद ही नहीं समझ में आया है, तो क्या करें, वो भी रट करके पढ़ा देते हैं, चल। पहले आप अपने को कन्विंस करिए, पहले आप कंटेंट मास्टरी करिए, आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, आप इनोवेटिव क्रिएटिव होइए, और फिर इन अस्त्रों के साथ क्लासरूम में उतरिए। छोड़ दो, थोड़ी 10 मिनट छोड़ दो, हम बुला लेंगे आपको, छोड़ दो, छोड़ छोड़। तो मैं फिर आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि 40 मिनट क्लास में जाने के पहले मन में गांठ बांध दिएगा। सेक्रेटरी साहब आए थे और उन्होंने एक निवेदन के दुनिया में हो रहा है, जिन देशों में ये चीजें हो रही हैं उनके बच्चे ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, ज्यादा स्किल्ड हैं, ज्यादा इनोवेटिव क्रिएटिव हैं, ज्यादा सक्सेसफुल हैं, ज्यादा सैलरी पाते हैं, ज्यादा देश के विकास के काम आते हैं। आपको ये जानना जरूरी है और मैं बताना भी चाहूंगा। अभी इंडिया स्किल रिपोर्ट आई है, हमारे देश की इंडिया स्किल रिपोर्ट। इसके पहले एसर की रिपोर्ट आई, वो फॉरेन कंपनी की रिपोर्ट की आई। इसके पहले पीछा की रिपोर्ट है। 4 रिपोर्ट्स आपके देश के बारे में आई हैं जो ये कहती हैं कि आपके विद्यालयों से पढ़ने वाले 70% बच्चे एम्प्लॉयमेंट के काबिल नहीं हैं। आपके महाविद्यालयों से, डिग्री कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले 80% बच्चे कंपनियां नौकरी पे नहीं रखना चाहती, क्योंकि वो स्किल ही नहीं, ज्ञान को रट लिया लेकिन ज्ञान का उपयोग ही नहीं आता, प्रयोग ही नहीं आता, स्किल ही नहीं। अरे आपको कुकिंग आती है लेकिन खाना ही बनाना नहीं आता, आपने कुकिंग रट ली, और बनाने भी आता तो सब्जी जला दे रहे हैं, आपको ठीक से नहीं आता, तो आपको कौन कुक रखेगा? आप बने रहो, कुक रटे रहो, आप तो बस याद कर लो कि ये इंग्रेडिएंट्स है, ये सब्जी बनानी, लेकिन आपको ठीक से बनानी नहीं आती, आपको प्रेजेंटेशन करना नहीं आता, आपको क्रिएटिविटी नहीं आती, आपको कोई नहीं बताएगा। हर दिन आप चाहते हो आपके खाने में टेस्ट हो, हर दिन आप प्रयोग करते हो। मैं छोटा उदाहरण दे रहा, एवरी डे खाने में आप प्रयोग करते हो, आज बना दे थोड़ा टेस्ट नया हो जाएगा, आता ना आप मजा आ गया। रुखा सूखा तो सब लोग छोड़ देंगे किनारे का। 40 मिनट जब क्लास में जाए तो देखें कि आपने नॉलेज दी, उस नॉलेज का उपयोग सिखाया, अंडरस्टैंडिंग सिखाई, समझ में आया कि नहीं आया, आपने ज्ञान दिया, ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है। मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं और बहुत सारी क्लासेस में ऑब्जर्व किया, टॉप मोस्ट टीचर की क्लास में 40 मिनट टीचर पढ़ा ले, आप बस एक छूट दीजिए अपने प्रधानाचार्य को, प्रधानाचार्य को बोलिए आपकी कक्षा में पीछे बैठ जाए। हम बैठते रहे, वर्षों वर्ष बैठे हैं, रोज बैठते थे, कम से कम 4-4 क्लास, 40 बच्चों की भी। आप 40 बच्चों को पढ़ाना है, अपने प्रिंसिपल को ही नहीं, अपने भाई को, अपने साथी को बोलिए, जो भी आपका सबसे अच्छा दोस्त है उसको बैठा लो पीछे, सबसे पीछे कर लो, बच्चों को बैठो, आप 40 मिनट पढ़ाओ और बाद में उससे फीडबैक लो कि तुम्हारे पढ़ाने का तरीका कैसा, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी, तुम्हारा वर्बल रिइंफोर्समेंट कैसा, तुम्हारा कोरिलेशन विद प्रैक्टिकल लाइफ कैसा, अंडरस्टैंडिंग कराने का तरीका, तुमने जो पेडागोजी उपयोग किए, टीचिंग लर्निंग को जो पेडागोजी दी वो कैसे, तुम्हारा दोस्त तुम्हें गाइड करेगा, यार इसको ऐसे ऐसे इंप्रूव करो तो और अच्छे हो जाओगे, यही तरीका है। मैंने पहले ही कहा कि आप डफर और डम्प नहीं है, आप में 100% कैपेसिटी है। आलसियों की तरह पड़े रहेंगे तो नहीं सीखेंगे, और प्रयास करेंगे तो 100 गुना बेहतर आप कर लेंगे अपने को। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर को, अपने किसी भी दोस्त को पीछे बैठाइए और चेक करिए, और फिर देखिए कि क्लास का इंपैक्ट। आप कोई भी क्लास लीजिए और अपने साथी से बोलिए हमने जो पढ़ा है उसमें 10 प्रश्न पूछो, 90% प्रश्नों का जवाब बच्चे नहीं देंगे।
उस दिन जिस दिन आपने पढ़ा उसको घर में जाकर सीखेंगे, ट्यूशन पढ़ के सीखेंगे, परीक्षा के पहले तैयारी करेंगे, परीक्षा के पहले रटेंगे और फिर करेंगे। उसका टेस्ट आप खुद ले लो। आपने जो पढ़ाया 10 प्रश्न पूछ लो, आपको उत्तर मिल जाएगा कि आपने कैसा पढ़ाया। आपने 10 चीजें पढ़ाई, 10 प्रश्न पढ़ाए, उसमें एक छोटा सा 5 मिनट का टेस्ट ले लो, आपको खुद अपना असेसमेंट मिल जाएगा आपने क्या पढ़ाया। तो आपने 40 मिनट पढ़ाया और 90% बच्चे 90% प्रश्नों का जवाब उचित नहीं दे पा रहे, यही आउटकम है। इसका मतलब 40 मिनट ठीक से डिलीवरी नहीं की गई। तो बदलिए रास्ता, फिर सोचिए कैसे करेंगे, तो नया रास्ता पकड़ेंगे तो नया बेहतर करेंगे। तो जब 40 मिनट पढ़ाए आप, पहला नॉलेज दी कि नहीं, आपने कंटेंट नॉलेज सही दी कि नहीं। अब मुझे एनईपी का लेक्चर देने के लिए अगर बुलाया जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मुझे एनईपी नहीं आती, मैं क्या आपको ज्ञान दूंगा? तो पहला स्तर ही मेरा फेल होता है। सपोज करिए आप मुझे बुलाते हैं कि साहब नई शिक्षा नीति पे आधे घंटे एक क्लास दे दीजिए। अब मैं नई शिक्षा नीति का मास्टर नहीं अगर हुआ, मैंने ठीक से कंटेंट को नहीं पढ़ा, ठीक से ज्ञान नहीं प्राप्त किया, नई शिक्षा नीति को मैंने समझा ही नहीं। 50 पेज की है लेकिन 90% लोग नहीं समझे। तो मैंने पढ़ा नहीं ठीक से, ज्ञान नहीं प्राप्त किया, समझा नहीं, उपयोग करना नहीं सीखा, और मैं आपको आकर के नई शिक्षा नीति आधे घंटे अगर पढ़ाऊं तो जस्टिस होगा? पढ़ाऊंगा तो आप प्रभावित होकर के हो सकता थोड़ा बहुत कहे और मान लो हो सकता गलत पढ़ा दूंगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कंटेंट की नॉलेज की पहले लेवल कि अगर आप टीचर्स को अपने चैप्टर का ठीक से ज्ञान नहीं है, ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक से नॉलेज नहीं है, तो जो आप पढ़ा रहे हैं इंजस्टिस करो। तो क्या करना है? घर पे पढ़िए, अपने किसी गुरु जी के पास दोबारा उस चैप्टर को पढ़िए, मास्टर से देखिए, ऑनलाइन सर्च करिए, उस टॉपिक पर थाउजेंड्स वीडियोस पढ़िए, बेस्ट टीचर के दुनिया के उस वीडियोस को देखिए, 4 बार देखिए, जो लिखे हुए हैं कंटेंट उसको पढ़िए और अपने ज्ञान को बढ़ा लीजिए। तो सबसे पहले आप अपने असेस करिए कि जिस नॉलेज को देने आज आप जा रहे हैं उसकी आपको प्रिपरेशन कितनी है, उस कंटेंट की प्रिपरेशन टीचर डायरी आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आप टीचर आप जो लेसन प्लान तैयार करते हैं कि नहीं, आपको कल पढ़ाने आना और आपके पास कोई लेसन प्लान है, ये चेक करना चाहिए आपके पढ़ाना। तो गुरु जी साल भर आप पढ़ाओगे, लेसन प्लान है, ऐसा तो नहीं को 5 साल पुराना लेसन प्लान लेके आ गया। आपको एवरी क्लास एवरी डे अपने को रिव्यू करना है, तब आप समोसा बेचने से धीरू भाई हमारे तक पहुंचे। और ऐसा थोड़ा ना कि समोसा बेच के धीरू भाई बन गए, उन्होंने अपनी स्किल को तराशा और बने तब टॉप तक पहुंचे। सीबीएसई स्कूल में हमारे ऐसे भी टीचर हैं जो लोग 5,000 तनख्वाह लेते हैं, और ऐसे भी टीचर हैं जो 5 लाख तनख्वाह लेते हैं, ऐसे भी प्रिंसिपल हैं जो 8,000 9,000 पाते हैं, और ऐसे प्रिंसिपल हैं जो 1.5 करोड़ का पैकेज पाते हैं। देखते हैं हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऐसे सीबीएसई स्कूल हैं जो ऐड निकालते हैं, हमें इस क्वालिटी का प्रिंसिपल चाहिए। और अगली लाइन मालूम है क्या लिखी रहती है? जो वेतन मांगेंगे हम देने को तैयार। वो 1 करोड़ मांगेंगे उनको 1 करोड़ मिलेगा, बस हफ्ते जो मैनेजमेंट डिमांड कर रहा है हमको ये चाहिए, वो कैपेसिटी उन्होंने हो 1 करोड़ देंगे तो 10 करोड़ कमाने की कैपेसिटी रखा हुआ। बिल्कुल नहीं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, डिलाइट कंपनी का नाम सुना होगा, टॉप 4 कंपनी वर्ल्ड की, उसमें डिलाइट भी, पीएनसी भी, केपीएमजी भी। तो डिलाइट कंपनी में एक लेवल के बाद वो कहते हैं तुम बिजनेस लाओ, आधा ले लो, आप ही को एम्प्लॉय करेंगे और कहेंगे बिजनेस लाओ 50% ले लो, 20 करोड़ लाओ, 10 करोड़ तुम्हारा। वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। तो दे रहे हैं लोग 20 करोड़ आ रहा है, 40 उनको तो दिन भर लगे हुए 40 लाओ 20 हो जाएगा। तो पहला निवेदन फिर रिपीट कर रहा हूं आप सारे टीचर से, कंटेंट नॉलेज आपकी टॉप पे होनी चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, घर में पढ़िए, रटिए, याद करिए, समझिए, प्रयोग करिए, अंडरस्टैंड करिए, क्रिएट करिए, फिर क्लास में 40 मिनट पढ़ाने जाइए। अब आप बादशाह आएंगे अपनी क्लास में, अब आप एक नई तरीके से आप पढ़ाएंगे। अब इस तरीके से बच्चे को जो कंटेंट नॉलेज देंगे, उनका ज्ञान जो होगा नेक्स्ट लेवल पर आप देखिए जो 40 मिनट में आपने पढ़ा उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। मैंने पहले ही कह दिया, आप अपना टेस्ट ले लो, 80-90% बच्चे 10% का जवाब नहीं देते। आप लोग कैसे प्रश्न पूछते हो? अगर ज्यादातर तो पूछते ही 10-20% लोग पूछ लेते हैं,
सिखाया गया होता है बीएड की ट्रेनिंग के साथ, तो आपने पढ़ाया और 2 प्रश्न पूछे, 2 बच्चे ने हाथ उठाया, उन्हें से प्रश्न पूछा और चले 90% बच्चे हाथ नहीं उठाएंगे, वो डरेंगे, हिचकेंगे। तो इस प्रोसेस में वर्ष भर जंग लग जाता है बच्चों के दिमाग में। पहले तो बच्चे सोचते ही कि इसका उत्तर देना है, पहले मान लेंगे उनको उत्तर शायद गलत हो जाएगा, गुरुजी डांट देंगे, और आप पूछेंगे नहीं तो खा लेंगे। तो प्लीज कंटेंट नॉलेज जो दीजिए उसके अंडरस्टैंडिंग चेक करिए, और अगर 90% अंडरस्टैंडिंग हो रही है तब आप असली टीचर हैं। ये ड्यूटी प्रिंसिपल की है, ये ड्यूटी मैनेजमेंट की है, ये ड्यूटी आपके दोस्तों की है कि आप अपने को क्रॉस चेक करें कि लर्निंग आउटकम कितना निकला, जो पढ़ाया समझ में कितना आया। ये दूसरा लेवल है, अभी आप 5वें तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 40 मिनट पढ़ाइए तो कंटेंट नॉलेज बेस्ट दीजिए, वो भी लोग नहीं दे पाते, आपको देना है। दूसरा क्या बोला सर? अंडरस्टैंडिंग। बोलिए तो बोलते जाइए, नहीं तो क्लास कैसे हो जाएगी, जैसे नॉर्मल आपके बच्चे आप पढ़ाते हैं। अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं? मैं आपसे 30 मिनट निकलूंगा यहाँ से, मैं जो बात कर रहा हूँ अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मेरा 30 मिनट बर्बाद, मैं वर्स्ट टीचर बनना चाहूंगा। मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वही आपकी समझ में नहीं आया। तो पहला कंटेंट नॉलेज, हम आज आपको ये बताने आए हैं कि 40 मिनट पढ़ाते समय 5 लेवल को अचीव करना शिक्षा का उद्देश्य है। आप टीचर्स अगर वो 5 लेवल अपने 40 मिनट में नहीं अचीव कर रहे हैं तो आप इनजस्टिस कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। पहला कंटेंट नॉलेज, आप कंटेंट नॉलेज दे पा रहे हैं कि नहीं, अपने को तैयार करके हार्ड वर्किंग करके देन क्लास में जा रहे हैं कि नहीं, तब पहली लेवल अचीव होगी। वाओ, मैंने टॉप का कंटेंट नॉलेज दिया, इससे बढ़िया तो दुनिया में कोई कंटेंट बना ही नहीं है। ये पहला लेवल है। दूसरा, उस कंटेंट को बच्चे समझे, अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं। अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट करना पड़ता है, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना पड़ता है, थोड़ा प्यार मोहब्बत से समझाना पड़ता है, थोड़ा चुटकुले सुनाने पड़ते हैं, थोड़ा ह्यूमर क्रिएट करना पड़ता है क्लास में, तब अंडरस्टैंडिंग होती है। नहीं तो बोरियत होगी, लोग निकल जाएंगे। नेताजी भाषण देते हैं और करोड़ों की पब्लिक सुनती है, अगर उसमें अच्छी पेडागॉजी नहीं हुई, अच्छी बोलने की कला नहीं हुई, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं हुई, तो कोई नहीं सुनेगा, बोर हो जाएंगे। तो दूसरा लेवल है अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं, आपके कंटेंट की समझ में आया कि नहीं। ये सामान्य बात नहीं है, गहरी बात कर रहा हूं। हम समझते हैं कि लोग समझ में नहीं समझते। लोग समझने के लिए आपको पेडागॉजी बदलनी पड़ेगी। क्या पेडागॉजी? सब्जेक्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिटरेचर में साइंस भी लाओ, हिस्ट्री भी लाओ, जीवन भी लाओ, देश दुनिया की चीजें भी लाओ, कल्चर भी लाओ, ह्यूमर भी क्रिएट करो, थोड़े से बच्चों को इंक्विजिटिव बना दो, प्रश्नात्मक बना दो, तरीके ढूंढ लो, तब अंडरस्टैंडिंग होगी 100%। ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं, इसकी टेस्टिंग करना जरूरी है। असेसमेंट कर लिया करिए, 90% को समझ में आया कि नहीं। अब हमारे 20 बार बता दिया कि अंडरस्टैंडिंग की टेस्टिंग कैसे होगी। अब आप अपनी क्लास में नहीं कर रहे हो तो फिर आधे घंटे बेकार हुआ मेरा। जाने के बाद आप सोचना, विचार करना, टास्क फोर्स बनाना, 10 ग्रुप बनाना 4-4 लोगों का, टारगेट लीजिए प्रिंसिपल से 10 चीजों का, व्हाइट पेपर प्रेजेंट करिए। अब आने वाले समय में अपने क्लासरूम में कैसे हम टीच करेंगे, ऐसे पढ़ाएं। दूसरा लेवल क्या अचीव किया? अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं ठीक से। ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे गारंटी कर रहा हूं कि सामान्य स्कूलों में 90% बच्चे नहीं समझते। परीक्षा के समय उसमें कुछ लिख लेंगे, रख लेंगे, हम तो रिजल्ट दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम करा रहे हैं, उसमें भी यही दिक्कत है। तीसरा लेवल है, नॉलेज दे दिया, कंटेंट समझा दिया, बेस्ट नॉलेज दे दी, उस नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग भी होगी ये बच्चे का, मुझे समझ में आ गया। एनईपी की बेस्ट नॉलेज दे दिया आपको मैंने, और एनईपी समझा दिया आपको, अंडरस्टैंडिंग हो गई। अभी भी उद्देश्य अचीव हुआ नहीं। अब गुरुजी लोगों को क्या करना है? तीसरा, उस एनईपी पर एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है, यूज करना है। वो एनईपी के सिद्धांत, आपने एनईपी का कंटेंट ले लिया सेक्रेटरी से, आपने एनईपी को समझ लिया, समझते रहिए। अगर आप क्लास में यूज नहीं करेंगे तो बेकार है समझना, फिर तो आप ही का ज्ञान आप ही के बुक दिमाग में है।
तो तीसरा लेवल है उस एनईपी को एक्सपेरिमेंट, उपयोग, यूज कहां, क्लासरूम में, घर में, सड़क पर, सोसाइटी पे, देश में, इकोनॉमी में, हर जगह। तब तीसरा लेवल अचीव होगा क्या? एक्सपेरिमेंट का प्रयोग का। कैसे आप करोगे? एनईपी कैसे कहती है, एनईपी जो जो कहती है उसको क्लासरूम में प्रयोग करो। ऐसे ही आप अपने चैप्टर को करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सोशल साइंस, आपने कंटेंट दिया, आपने अंडरस्टैंडिंग दी, अब बच्चे उस अंडरस्टैंडिंग का जीवन में उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, लैब में जा रहे हैं। मैंने बताया लिटरेचर में एनालिसिस, बच्चे उसको उसका प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना सीखें कि नहीं, अपने जीवन में उपयोग किए। कोई भी चीज आपने लाइट पढ़ाई, बच्चे जीवन में लाइट का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, कार्बन का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ अपने जीवन में काम आया कि नहीं काम आया। नहीं आया तो फिर आपको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। सरकार कभी नहीं कहती कि ऐसी देश पढ़ाओ उसके जीवन के काम नहीं है, देश के काम नहीं है, तब तो फिर पढ़ाने का तरीका ही है। तो तीसरा लेवल है उसको यूज करे, एक्सपेरिमेंट करे, समझे, प्रयोग करे अपने जीवन में। डेमोक्रेसी पढ़ाई, सोशल साइंस का टीचर हो गए, डेमोक्रेसी पढ़ाई, बट बच्चा डेमोक्रेटिक रूल्स का पालन नहीं कर रहा तो बेकार है आपका। आपको कन्विंस करना पड़ेगा, आदतें डालनी पड़ेगा, एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के। आपने ट्रैफिक रूल्स पढ़ाए और नहीं पालन कर रहा है तो उसको जीवन में उपयोग ही नहीं कर रहा है। आपने बैलेंस डाइट पढ़ा दी, बायो का टीचर है, संतुलित आहार पढ़ा दिया, बैलेंस डाइट पढ़ा दी, आपने पढ़ा दिया कि 2400 कैलोरी मेल बच्चों को, 2100 कैलोरी फीमेल को चाहिए, आपने पढ़ा दिया। बच्चा 2100 यूज नहीं कर रहा है, वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहा, संतुलित आहार नहीं ले रहा, तब तो कोई उपयोग ही नहीं रहा है कि नहीं। तो जीवन जीने की कला को आप सिखा रहे हो। तो तीसरा लेवल है जीवन में उपयोग और प्रयोग। आपके बच्चे और आप अगर प्रयोग नहीं कर रहे, प्रयोग नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, बच्चे को उस लेवल तक नहीं ले जा रहे हैं तो इनजस्टिस कर रहे हैं। हमने पहले कहा सिर्फ ज्ञान से 100 में 100 मिल जाएगा, बिना समझे भी 100% मिल जाएगा, लेकिन जो थर्ड लेवल पर पहुंचेगा वो यूनिक बच्चा होगा। उसने कंटेंट नॉलेज ली, उसने अंडरस्टैंड किया और अब एक्सपेरिमेंट करना जान गया। एक्सपेरिमेंट करना जान गया तो एक साइंटिस्ट के लेवल पे पहुंचना शुरू हो गया, इनोवेटिव लेवल पे पहुंचना शुरू हो गया। एक स्कूल खोलना, एक स्कूल से 10 स्कूल खोलना, 10 स्कूलों से 10 यूनिवर्सिटी खोलना, ये यही चीज होती है। स्कूल क्या होता है उसका ज्ञान लिया, ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग की और फिर प्रयोग कर दिया, एक स्कूल खोल दिया। और इसके बाद चौथी लेवल पर पहुंचे, एनालिसिस करेंगे, स्कूल सफल चल रहा है, असफल चल रहा है, इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्या कमियां मेरे अंदर है कि 10 स्कूल मुझसे अच्छे हैं, मैं क्या एनालिसिस कर रहा हूं लोग 1000 स्कूलों तक पहुंच गए। ऐसे लोग हैं मेरे पास। एक ऐसे व्यक्ति आते हैं कि बचपन से विकलांग, व्हील चेयर पर ही, और 2 लोग उनको यहां से उठाते हैं तो बेचारे गाड़ी में बैठते हैं। 1200 स्कूल खोले, यूनिवर्सिटी खोल दी, अभी भी लगे हुए अंधे लोग हैं, लेकिन दुनिया में दिया नहीं क्या करें। हमारे पास तो 2 हाथ पैर आंख भगवान ने सब दिया, हम सिर्फ सुस्त पड़े रहते हैं, आलस में रहते हैं। ठीक है, रोटी मिल जाए, आज का पूरा हो गया, थोड़ा बहुत बचत हो गया, हमको कंचे नहीं रहते। आप टीचर्स में कैपेसिटी है, आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, बशर्ते आप तैयार हैं, जो कह रहा हूं उसको सीखने, समझने और करने सुने, तो आप अगली बार पढ़े रहेंगे। फिर मैं कैसे कहूँगा कि मेरे जाने के बाद आपने अपने स्कूल को 4 गुना जंप करा दिया, कंटेंट नॉलेज को क्रिएटिविटी तक पहुंचा दिया। फायदा तो तभी होगा कि नेक्स्ट टाइम आए तो देखेगा मैंने यहाँ से यहाँ ले लिया। कंटेंट का ज्ञान देना, दूसरा अंडरस्टैंड करना, तीसरा एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना, जीवन में उपयोग करना, यूजफुल बनाना, लाइफ से रिलेट कर देना, और चौथा लेवल है एनालिसिस। वो दिमाग का सेकंड टॉप लेवल है। एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ये चौथे लेवल पे। आपने जो पोएम पढ़ाई है या जो लाइट पढ़ाई है, जो कार्बन पढ़ाया है, जो भी टॉपिक पढ़ाया, बच्चा उसकी एनालिसिस कर रहा है कि नहीं। सारा खेल तो दिमाग का है। जिसके पास सबसे तेज दिमाग, वही तो आइंस्टीन बनेगा, वही तो एडिसन बनेगा, वही तो नया आविष्कार करेगा। ट्विटर किसी के दिमाग ने तो बनाया, अगर दिमाग आलसी और सुस्त होता तो ट्विटर का आविष्कार होता। ट्विटर को मालूम है कितने में सेल किया गया? $4 लाख करोड़। इमेजिन करिए,
4 लाख करोड़, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, लाख करोड़ नहीं, 4 लाख करोड़ डॉलर। 0 रुपया लगा था बनाने में, किसी ने अपने दिमाग से क्रिएट किया। गूगल मैप आज बेच दे तुमको 1000 करोड़ नहीं, लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। गूगल मैप जो आप यूज करते हो अगर बेच दे, वो नहीं बेचेगा ना, क्योंकि उससे तो उससे थाउजेंड और अर्निंग करना। मोबाइल किसी ने बना दिया, कुछ को जो आविष्कार करता है। स्वतंत्रता के पहले हमारे देश की बाली के जो गेहूं होता है ना, उसमें 40, 50, 20, 30 दाने होते थे। आज ऐसे हो गए एक एक बाली 1,000 दाना होता है। ये इन्वेंशन का फर्क है कि एक पौधा खड़ा कर रहे हो, उसमें 40 गेहूं निकलेगा, उसमें 4000 निकलेगा। ये इन्वेंशन का फर्क होता है। तो चौथा लेवल जो बच्चों का है वो है एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस। आपने जो पढ़ाया बच्चा सोचेगा, गुरुजी ने सही पढ़ाया गलत पढ़ाया, ये भी चौथे लेवल है। गुरुजी ने जो पढ़ाया उससे बेहतर भी कोई चीज लिखी है क्या? वो ढूंढेगा, सर्च करेगा, नेट पे जाएगा, किताब ढूंढेगा। जिस दिन बच्चे को भूख पैदा कर देंगे आप, गुरुजी ने जो ज्ञान दिया है उसकी एनालिसिस करो, उसकी सिंथेसिस करो, उसकी धज्जियां उड़ाओ, उसमें ऐड करो 10 चीजें और बेहतर करो। ये चौथी लेवल है कि आपने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान 4th लेवल पे पहुंचाते हैं। तो बच्चे एनालिसिस तुलना करेगा कि आपने जो वो देखे ना, यही थ्योरी 4 दूसरे विषयों में प्रयोग हो रही है। हमने जो पर्यावरण की एक छोटी सी पोएम पढ़ाई, ये तो ज्योग्राफी में भी, ये तो हिस्ट्री में भी, इसके कारण तो युद्ध भी हुआ था इस देश में, जिसका ये सलूशन निकल गया है और एक नया सलूशन दे दे। उसके बाद वो 5वां लेवल, दैट इज द क्रिएटिविटी। चौथा की पहला क्या है? कंटेंट नॉलेज अच्छे से दीजिए, नहीं दे रहे हैं तो पढ़िए, मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, किताबें पढ़िए, खरीदिए बुक्स जो है, नहीं तो अपने मैनेजमेंट करिए, किताबें गिफ्ट करें आपको, उस पर कंपटीशन करिए, वेबिनार सेमिनार करिए। आज मैंने एक किताब दी है और इस पर 10 लोग पढ़ करके बात करेंगे, डिबेट करेंगे, राइट अप लिखेंगे, व्हाइट पेपर प्रेजेंट करेंगे, बच्चों को देंगे, देन कंटेंट नॉलेज बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। डॉक्टर रोज प्रैक्टिस करता, रोज ज्ञान बढ़ाता, तब आपको बच्चे को दवा दे पाता है। 20 साल पुराना ज्ञान रखे तो आपका बच्चा मर जाएगा। ये डॉक्टर रोज मेहनत करता है, एवरी डे प्रैक्टिस करता है, तब वो डॉक्टर बनता है। गोल्ड मेडल लेने वाला एथलेटिक्स का खिलाड़ी रोज 8 घंटे पसीना बहाता है, तब 4 साल बाद गोल्ड मेडल के पीछे पहुंचता है। हार्ड वर्क करता है। पहला क्या है? नॉलेज। वो आप ठीक से दे रहे हैं कि नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आज के बाद। दूसरा क्या है? अंडरस्टैंडिंग। क्लासरूम में अलग अलग पेडागोजी से, अलग अलग तरीकों से, दुनिया की सारी अच्छी चीजों से आपने ठीक तरीके से बच्चे को समझा दिया, समझ में आ गया उसके। क्या है वो? तीसरा लेवल क्या है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करना, उसको आप कह सकते हैं यूज करना, कह सकते हैं प्रयोग करना, कह सकते हैं लाइफ में यूज, लाइफ से रिलेट करना भी आपके यूज से, जीवन के उपयोग, जीवन में उपयोगी है कि नहीं, सोसाइटी के लिए उपयोगी कि नहीं, देश के लिए उपयोगी कि नहीं। तीसरा क्या बताया? एक्सपेरिमेंट, यूजफुलनेस। चौथा एनालिसिस, सिंथेसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, सॉल्विंग। ये चौथे लेवल पे है। जिस दिन आपके बच्चे समस्या का समाधान देने लगे, जिस दिन बच्चे आपके एनालिसिस करने लगे, क्रिटिकली थिंक करने लगे, जिस दिन बच्चे बात करने लगे हैं कि नहीं नेताजी जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सही ये है। हम बच्चों को रोबोट नहीं बनाए, उनके दिमाग को सही सोचने वाला बनाए, सही को सही कह सके, गलत को गलत कह सके, प्रूव कर सके। वो चौथी लेवल। 5वीं टॉप लेवल क्या है? क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। आप विद्यालय चल रहा है 4 साल से, आपके बच्चों ने कोई प्रयोग किया, कोई पेटेंट कराया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, या सिर्फ किताब में लिखा गया वही गया, रटाए पढ़ाए, नंबर दे दिए? ये ड्यूटी आप टीचर्स की है। आपके कितने बच्चों ने नई पोएम लिखी, कितने बच्चों ने पोएट्री लिखी, कितनों ने नॉवेल लिख दी, कितने बच्चों ने मैथ के नए फार्मूले बना दिए, कितने बच्चों ने पोल्यूशन पर कोई इन्वेंशन कर दिया। आपके स्कूल के कितने बच्चों ने पेटेंट करा? पेटेंट जिस दिन पेटेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे तब पता चलेगा हाँ ये क्रिएटिविटी। पेटेंट उसी का होता है जिसमें दुनिया दूसरे ने न लिया। और चाइना प्रत्येक वर्ष 15 लाख पेटेंट रजिस्टर कर रहा है, 15 लाख, और आपका देश 15,000 पेटेंट नहीं कर पा रहा है। तो जब 130 करोड़ की आबादी में 40-50 करोड़ की यूथ को
आप क्रिएटिविटी की स्किल नहीं सिखाओगे, और क्रिएटिविटी की स्किल तब आएगी जब उसके पहले एनालिसिस सिखाओगे। एनालिसिस तब आएगी जब उसके पहले अंडरस्टैंडिंग तब होगी। नहीं तो फिर तो वो होगा पंथी की तरह। बहुत सारे समाज में मेरा पहला अध्याय पूरा हुआ आप टीचर से ये निवेदन करने में कि आप जो क्लास में पढ़ा रहे हो 40 मिनट ये 500 लेवल अचीव हो रहा है कि नहीं, इसको आगे ध्यान रखें। ये जिम्मेदारी लीडर की, मैनेजमेंट की, हेडमास्टर एडमिनिस्ट्रेटर्स की और आपके दोस्तों की। एक आपका दोस्त सही पढ़ा रहा है कि नहीं, अचीव कर रहा है कि नहीं, क्लियर कर रहा है, उसको मोटिवेट करो, उसको चार्ज करो। 100% कर लोगे। शायद मुझसे कमजोर बच्चा कोई नहीं रहा होगा बचपन में, लेकिन सीखने की आदत, कैपेसिटी, भूख, हंगर आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सारे रह जाए, बहुत सारे हमसे थोड़े टाइम आगे निकल गए। आसान नहीं होता चीजें लेना। कुमार विश्वास कवि है ना, एक कविता पाठ का शाम को 15 लाख रुपए लेते हैं। राम की एक दिन की कथा का 35 लाख। आप भी करके दिखा दो, 35 लाख लेके दिखा दो एक दिन में। एक दिन में उन्होंने मेहनत की है, अपनी वाणी को तराशा है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, अपनी बोलने की क्षमता बढ़ाई है, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाया, तब वहां नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। आप एक ग्राम प्रधान का इलेक्शन जीत के दिखा दो और जीतने के बाद लोकप्रिय बन करके दिखा दो। गांव के सारी सड़कें, सारे तालाब, सारे कुएं, सारे स्कूल चमका दिए आपने। और आप सोचो प्रधान नहीं, पूरे देश के कहां तक पहुंच गए। हार्ड वर्क और मेहनत लगेगा, आप पैशनेट जुनून रखोगे, मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, देन आप बेस्ट टीचर बनोगे। जब आप बेस्ट टीचर बनोगे तो 5 चीजें अप्लाई करोगे, देन आपके स्कूल में पहली, दूसरी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं के बाद क्रिएटिविटी के साथ बच्चे निकलेंगे। वो देश में जहाँ जाएंगे, वो इंजीनियर बनेंगे तो 1000 टाइम बेटर ब्रिज बनाएंगे, वो डॉक्टर बनेंगे 1000 टाइम ज्यादा लोगों की जान बचाएंगे, अगर उनके अंदर ये स्किल्स हो। ये पहली बात मेरी हुई। दूसरी बात जल्दी से मैं कहता हूँ पेडागॉजी की। ये सब अचीव होगा जब अपने पेडागॉजिकल इंटरवेंशंस को आप चेंज करोगे। पेडागॉजी का मतलब होता है पढ़ाने लिखाने का तरीका, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसकी अंग्रेजी पेडागॉजी है। तो बस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा। एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक पेडागॉजी होती है। टीचर आते हैं, किताब के पन्ने पलटते हैं, पढ़ाते हैं, बोर्ड पे 2-4 प्रश्न लिखते हैं, उसी किताब से बच्चों को प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न लिखो और उत्तर लिखो, मॉडल आंसर लिखाते हैं। पन्ने पलटे, 10 प्रश्नों के मॉडल आंसर लिखाए और 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उसका टेस्ट लेकर के नंबर दे दिया और प्रश्न नंबर 100 मेरा बच्चा पा गया। आधे बच्चे वो भी नहीं पाते हैं। आपने जो पढ़ाया और जो प्रश्न आपने उसको नोट कराया, उसी में फेल करते हो, तभी वो फेल होते। क्रिएटिविटी आप देखते ही नहीं, एनालिसिस आप देखते नहीं, इनोवेशन आप देखते नहीं, स्किल्स आप देखते ही नहीं। आप तो वो जो रटने वाली चीज है उसमें भी आपके आधे बच्चे फेल हो जाते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं है। ज्यादातर टीचर इसी तरीके से पढ़ाते हैं। इसको बदलना है, इसको बदलना है। इसको तब बदल पाएंगे जब आप पेडागॉजी बदलेंगे। तो जो बेस्ट पेडागॉजी दुनिया में इस समय चल रही है उसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल पेडागॉजी, अनुभव पर शिक्षा देने का तरीका। एक्सपीरियंशियल, इस तरीके से पढ़ाओ कि बच्चा अनुभव कर ले, एक्सपीरियंस कर ले, रिलेट कर ले। आप जो पढ़ा रहे हैं उससे उसको एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं, ये अब आप पे डिपेंड करेगा। एक्सपीरियंशियल पेडागॉजी तब सक्सेसफुल होगी, तभी आप लागू कर पाओगे जब आप स्टोरी टेलिंग आपको आएगी, जब आर्ट इंटीग्रेशन आपको आएगा, जब सब्जेक्ट इंटीग्रेशन आपको आएगा, जब लाइफ इंटीग्रेशन आपको आएगा, जब एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रयोग आप कराओगे, जब प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज आप कराओगे, जब आप विजिट्स कराओगे बच्चों को, जब आप इंडस्ट्री कनेक्शन दोगे, जब इंटर्नशिप आप कराओगे, ये 7-8 तरीके कराओगे, तब एक्सपीरियंशियल पेडागॉजी पूरी होगी। तब ये 5वां लेवल अचीव होता है। जो पढ़ाने आप सवेरे कार या बाइक से पहुंच गए और आए और 6 घंटे पढ़ाए और चले गए, इसको बदल दीजिए। इसके बदलने के लिए आपके लीडर और आपके मैनेजमेंट जिम्मेदार है, और आप सब इसको कर सकते हैं। खुद ही करिए, क्यों ढूंढ रहे हैं कोई और आपको बोले ऐसे, खुद आग लगनी चाहिए आपके भीतर। तो एक्सपीरियंशियल पेडागॉजी तब लागू करना है जब आपको आर्ट इंटीग्रेशन आता है। भाषण देने से नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आर्ट इंटीग्रेशन क्या, आपको समझना पड़ेगा।
फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, साइंस में, सोशल साइंस में, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, डांस, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, बहुत सारी चीजें हैं जब आप उसका उपयोग करोगे, क्योंकि आर्ट इंटीग्रेशन से अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। आर्ट इंटीग्रेशन से बच्चे का एक्सपेरिमेंट करने की कैपेसिटी बेटर होगी। तो आपको अचीव तो वही करना है, कंटेंट, अंडरस्टैंडिंग, यूजफुलनेस, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस और क्रिएटिविटी करना, वही 5 है। वो 5 सफल तब होगा जब एक्सपीरियंशियल पेडागॉजी अपनाओगे, जब आर्ट इंटीग्रेट करोगे पढ़ाते समय। देन सब्जेक्ट इंटीग्रेशन। हिस्ट्री का टीचर सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाता है, उस हिस्ट्री में इकोनॉमी नहीं है क्या? उस हिस्ट्री में ज्योग्राफी नहीं है क्या? उस हिस्ट्री में सोशल साइंस नहीं है क्या? उस हिस्ट्री में क्या मैथ और साइंस नहीं है क्या? कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें 10वीं विषय ना शामिल हो। बस आप थोड़ा सा पारखी की तरह, जोड़ी की तरह दिमाग लगाओ, ये चैप्टर, इसमें तो इन्वायरमेंट भी है, ये तो कविता है लेकिन इसमें तो ज्योग्राफी चल रही है, इसमें तो हिस्ट्री चल रही है, इसमें तो सोशल प्रॉब्लम भी चल रही है, इसमें तो ये चीजें आ रही हैं। सब्जेक्ट इंटीग्रेशन। उस कविता को पढ़ाते पढ़ाते अगर बच्चे के दिमाग को उगाल लिया आपने और उसको पहुंचा दिया, बेटा देखो ये जो कविता पढ़ रहे हो ना, अकबर के समय में ये चीज वहां हुई थी, ये जो बावड़ी पढ़ रहे हो ना वो हिस्ट्री में गई है और उस हिस्ट्री में ये हुआ था और इसके कारण ये हुआ था। क्या होगा इससे? इंटरेस्ट ले जाएगा, वो जो भाग रहा था, डाइवर्ट हो रहा था, कंसंट्रेशन से दूर था, कनेक्ट कर लेगा। अरे गुरुजी ने कविता में हिस्ट्री जोड़ी, वाह। जैसे बोलोगे इस कविता को पढ़ते पढ़ते, जैसे बताओगे उस बच्चे को इकोनॉमी, ये कविता में ये इकोनॉमिक्स का थ्योरी चल रही है, तो फिर दिमाग को कोई रक्षा और वो सोचना शुरू करेगा। तो आप अपने बच्चे के दिमाग को कितना एक्टिव करते हो, चार्ज करते हो, शार्प करते हो, सोचने के लिए आप प्रैक्टिस कराते हो। उसकी इस खोपड़ी को जितना एक्टिव करोगे, शार्प करोगे, तेज करोगे, वही आगे जाएगा। दिमाग का गेम है सारा, मस्तिष्क का है। जंग लग गई, आलसी हो गया, सुस्त हो गया। नशे वाले क्या करते हैं, शराब वाले क्या करते हैं, गांजा वाले क्या करते हैं, दिमाग सुस्त कर देते हैं। एक आदमी को 10 साल तक गांजा शराब नशा करते हैं, उसका दिमाग कुछ नहीं कर पाएगा, पड़ा रहेगा, जगह का ऐसे ऐसे देखता रहेगा, फिर सो जाएगा। कुछ ना करने से भी दिमाग को ऐसे नशे में अपना सुस्त हो जाता है। एक्टिव करो, चार्ज करो, चलाओ, सोचने के लिए बातें करो, तब चलेगा। तो ये पेडागॉजी एक्सपीरियंशियल है, ठीक। आर्ट इंटीग्रेशन, देन सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, लाइफ इंटीग्रेशन। कहां जरूरी है इसको पढ़ते हुए, जीवन से कहां जुड़ रहा है, जीवन में क्यों उपयोगी है, कैसे तुम्हारे जीवन के लिए ठीक, ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग कैसे होगी, कैसे तुम अच्छे इंसान बनोगे, तुम्हारे जीवन में अगर इसको उपयोग करोगे तो कैसे तुम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनोगे, कैसे तुम्हारी कलाएं आएंगी, तुम्हारे अंदर स्पोर्टिवनेस आएगी, फिजिकल बॉडी कैसे तुम्हारी स्ट्रेंथन होगी, तुम अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन कैसे बिताओगे। इसको रिलेट करना, लाइफ से जोड़ना, ठीक है ना। बच्चा तब समझेगा चीजों को कैसे हम पढ़े। लाइफ इंटीग्रेशन, आर्ट, सब्जेक्ट, लाइफ, स्पोर्ट इंटीग्रेशन, जितने भी स्पोर्ट्स है उसमें सारे सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका। मैं क्यों कह रहा हूं, जितना इंटरेस्टिंग बनाओगे, जितना अंडरस्टैंडिंग, तभी तो 5 लेवल आप पूरी करोगे। पेडागॉजी आपको बदलनी है, उस पेडागॉजी को बदलने के लिए आपको मेहनत, अध्ययन करना पड़ेगा, वीडियोस देखनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सबसे पहले खुद को कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ हम करेंगे, हम करना चाहते हैं। आपकी विल पावर हो अरमान जी वाली कि हाँ मुझे करना है, आज तो मुझे ऐसे पढ़ा देना। मेरे एक टीचर, हिस्ट्री का एक टीचर हो सकता है क्लास को पूरी, हो सकता है सबसे बोरियत वाली क्लास, मेरी पूरे स्कूल की सबसे बोरियत वाली क्लास होकर हिस्ट्री का टीचर अच्छा। और हिस्ट्री के एक टीचर थे जिनकी मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। जब मुगल्स पढ़ाते थे तो लगता था जैसे क्लास में घोड़े दौड़ रहे, आवाज निकल रही है, तलवारें लड़ रही हैं और दिल उस माहौल में बच्चों का अंडरस्टैंडिंग ठीक लगा जैसे मूवी चल रही है। फिर सोचो कि वो कितने पीड़ित जीवन में होते। आपका भला होगा अगर आप इन चीजों को लाओगे तो आप बेहतर टीचर बनोगे। बेहतर टीचर को क्या मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है, कहता ना ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा सैलरी मिलेगी। अगर इकोनॉमी देखें और क्या मिलेगा, बेहतर इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, ढूंढेंगे लोग तुमको, सारे स्कूल तुमको तोड़ने का प्रयास करेंगे। अरे नहीं मेरे यहाँ आ जाओ, हम 1.5 गुना सैलरी बढ़ाते हैं। करो ना ऐसी चीज, कंपटीशन क्रिएट करो, अपने को इंप्रूव करो, अपने को बेस्ट करो,
तो जब आप करोगे सीखोगे तो आपका पहला फायदा होगा, आपकी इकोनॉमी बढ़ गई, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई, आपका मोरल बढ़ गया। फिर आप दुखी और सुस्त नहीं पड़े रहोगे, डिप्रेसिव, चमकता रहेगा चेहरा, खुश रहोगे हमेशा, है ना। आपका फायदा, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। और अच्छे टीचर बन गए और 10 लोग प्रशंसा शुरू कर दिए और 10 लोग ढूंढने लगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? सोचो कि 100 लोग रोज शाम को ढूंढ रहे हो, गुरु जी कहाँ गए, गुरु जी इतना बढ़िया पढ़ा रहे, गुरु जी आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे, आपका चेहरा शाम को डिप्रेसिव होगा, खुश होगा। किसका फायदा मिलेगा? आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, आपके परिवार को, आपको हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो सारे फायदे पहले आप ही को मिलेंगे, आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, रेस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी, हेल्थ आपकी ठीक हो जाएगी। और एक अच्छा टीचर सबसे पहले अपने बच्चों को बेनिफिट देगा, आपके बच्चे टॉप पे निकल जाएंगे। मैं कहीं एक लेक्चर देने जा रहा था तो अपने एक पुराने सर को मैंने फ़ोन किया, अक्सर आज टीचर्स को संबोधित करना है, क्या बोलूं। उन्होंने 3 चीज़ें बताई। बोलो, जो अध्यापक होता है उसके बच्चे हमेशा अच्छा बनते हैं। अगर ईमानदार अध्यापक है, अच्छा अध्यापक है, अध्यात्म की पेशे से जस्टिस कर रहा है। बहुत सारे अध्यापक नहीं जस्टिस करते, बदमाशी करते हैं, नहीं पढ़ते, नेतागिरी करेंगे, काम से कुछ नहीं, बाकी सारी दुनिया काम करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, बाकी सारा आंदोलन करेंगे, तो उनके बच्चे भी बिगड़ेंगे। तो उनका कहना है अगर ईमानदार अध्यापक है, अच्छा अध्यापक अपने पेशे से प्यार करता है तो उसके बच्चे टॉप तक। तो मेरे पिताजी के अध्यापक है और 72 वर्ष की उम्र हो गई, अभी भी स्कूल चलाते, अभी भी 8 घंटे पढ़ाते हैं। और हमारे दोस्तों में 90% अधिकारियों के पिताजी अध्यापक है, 90%। कोई इनकम टैक्स में है, कोई पुलिस में है, कोई IAS में है, कोई डिफेंस में है। तो पहला फायदा, टीचर्स के बच्चे बहुत अच्छे बनते हैं। चाहते हैं ना आपके बच्चे बने कि नहीं चाहते? चाहते बिगड़ जाए। तो अगर आप अच्छे अध्यापक होंगे तो आपके बच्चे बनेंगे। दूसरा, आप हमेशा खुश रहोगे। टीचर बीमार बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम टीचरों को हार्ट अटैक होता है, बहुत कम टीचरों को रोग होता है, बहुत बीमार, बहुत कम। चलेगा ना, दिन भर चलता रहता, बोलता रहता, सोचता रहता, फिट रहता, सोएगा थोड़े ना खा करके। हेल्थ आपके ठीक रहेगी। तो टीचर बनने के सारे फायदे हैं, बशर्ते आप बेहतर टीचर अपने को बनाएं। तो पार्ट ए 5 लेवल अचीव करना करेंगे सर, इसलिए मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, पढ़ो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। दूसरा, पेडागॉजिकल चेंजेस करो अपने क्लासरूम में, कल से, आज से, अभी से। मेरे भाषण को भूल जाना, जा करके सर्च करना टीचिंग पेडागॉजी, कितने तरीके की टीचिंग पेडागॉजी है, उसको 5 साल में पढ़ जाओ, देख लो। और जब तुम पढ़ाने का तरीका देखोगे तो अनुभव करोगे, ये तो इससे बढ़िया पढ़ा रहा है, तो ज़्यादा अच्छा है, इसके पढ़ाने में ये चीज़ है पेडागॉजी का। दूसरा, पेडागॉजिकल इंटरवेंशन से एकदम कर डालो बच्चे। तीसरा, असेसमेंट की मास्टरी करो। बस 1 मिनट 2 मिनट इस पर बोलूँगा। असेसमेंट, अगर आप अच्छे असेसर हो, अगर आपको लर्निंग आउटकम चेक करना आता है, 40 मिनट में पढ़ाया, उसका ज्ञान मिला, अंडरस्टैंडिंग हुई, क्रिएटिविटी बढ़ी, इसको चेक करने का तरीका आ गया, आप अच्छे टीचर। क्वेश्चन पेपर बनाने का तरीका, आपको अच्छे क्वेश्चन बनाना अगर आपने सीख लिया। अच्छा क्वेश्चन पेपर मतलब वो नहीं जो किताब में लिखा, नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन से तो बच्चा इनोवेटिव, क्रिएटिव निकलेगा, नहीं तो रटी हुई चीज पाएगा। अगर आप अच्छे क्वेश्चन बनाना सीख लिए देन आप अच्छे टीचर हैं। लर्निंग आउटकम करना चेक कर लिया देन आप अच्छे टीचर हैं। आप इवेल्युएशन करना आपको आता है कि नहीं कॉपी का? अगर अच्छा इवेल्युएशन आपको आता है, बच्चे ने प्रश्न लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर ठीक से इवेल्युएट नहीं कर पाते, उनकी लिमिटेशंस होती, बच्चों की क्रिएटिविटी को पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जो मन में फिक्स है आइडिया, उसको ही देखते हैं, ये लिखा कि नहीं, रटी हुई चीज लिखी कि नहीं, नहीं लिखा नंबर काट लेते हैं। हो सकता है 10 टाइम्स बेटर लिखे। मैं अपने एक दोस्त के घर गया, बचपन की बात है, उनका बेटा 2.5 साल का था, तो एक पेंटिंग ले आया, आवाज में बोला, अंकल मैंने ये बनाया है। मैंने कहा ये क्या है? तो बोला आम है। तो बेटा आम तो पीला होता है, क्योंकि हमने जिंदगी में पीले आम देखे, आम वो हरे रंग का था। बोला अंकल ये कच्चा आम है। क्रिएटिविटी, कई बार हम उसको खत्म करते हैं, किल करते हैं। आप सोचने दीजिए ना, दुनिया में हर चीज का उपाय, हर चीज की अपनी अपनी वैल्यूज है, हर चीज के अपने बेनिफिट्स। ठीक है, तो फिर मैं कह रहा हूँ पहला 5 लेवल अचीव करो, दूसरा पेडागॉजी में चेंज लाओ, तीसरा असेसमेंट के मास्टर बनो, क्वेश्चन पेपर बनाना सीखो, अच्छे क्वेश्चन पेपर बनाना सीखो,
प्रैक्टिस करो, सीनियर से सीखो, वरिष्ठों से सीखो, जिले शहर प्रदेश के टॉप स्कूल कॉन्फ्रेंसेस में जाना शुरू करो, पार्टिसिपेट करना, विजिट करना शुरू करो, लेक्चर सुनना शुरू करो, ट्रेनिंग लो ऑनलाइन, फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, मूक्स कोर्सेज अवेलेबल है, मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज हमने डाले हुए हैं, 7-8 एनसीईआरटी के, 7-8 सीबीएसई के, बहुत सारे गूगल के हैं, बहुत सारे दूसरी कंपनीज के हैं, उसको पढ़िए ना, देन आपको चीजें बढ़ेंगी। तो तीसरा, एसेसर बनो, एग्जामिनर बनो, क्वेश्चन पेपर बनाना सीखो, कॉपी चेक करना सीखो, अच्छी कॉपी इवैल्यूएट करना सीखो। अगर आप अच्छे इवैल्यूएटर हो तभी तो अगले दिन बच्चों को क्लास में समझाओगे, बेटा तुमने जो प्रश्न लिखा उसमें ये 10 इंप्रूवमेंट चाहिए, अगली बार करके दिखाना। तो अच्छा एसेसर हो गए तभी तो सजेस्ट करोगे, नहीं संतुष्ट हो जाओगे आप, जो हटाया जो पढ़ाया मॉडल आ गया। तीसरी रिक्वेस्ट है, अच्छे एसेसर बनो। 5 लेवल तक कब पहुंचोगे? कंटेंट। दूसरा 5 लेवल तक कैसे पहुंचोगे? दूसरा पेडागॉजिकल इंटरवेंशन कैसे करोगे? मास्टर कैसे बनोगे? तीसरा एक अच्छा असेसर, एग्जामिनर, लर्निंग आउट चेक करने वाला टीचर कैसे बनोगे? ये तीनों चीजें तब सक्सेसफुल होंगी जब चौथी लेवल अचीव करोगे, दैट इज द ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। पहले तो खुद प्रयास करो, खुद पढ़ो, खुद कोर्स ज्वाइन करो, खुद मेहनत करो। बेस्ट ट्रेनर आदमी खुद होता है, सबसे शानदार ट्रेनर खुद होता है। कोई इंडस्ट्रीज बना सकता है, कोई प्रधानमंत्री पैदा कर सकता है क्या? खुद मेहनत करनी पड़ती, तब सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री बनता, तब डॉक्टर, इंजीनियर बनता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। असल है असली में तो पहला खुद मेहनत करो, अपने को ट्रेन करो, अपग्रेड करो, बढ़ाओ चीजें, और दूसरा ट्रेनिंग लो थर्ड पार्टी से, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करो, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करो, कोर्सेज ज्वाइन करो, फ्री हो चाहे पैसे वाला हो, और उसका इम्पैक्ट चेक करिए कि आपने 3 दिन की ट्रेनिंग दी, चौथे दिन क्लास में उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना? उसको इम्पैक्ट ट्रेनिंग बोलते हैं, ट्रेनिंग इम्पैक्ट। लीडर जो आपके बैठे हैं, प्रिंसिपल बैठा है, वो ट्रेनिंग इम्पैक्ट देखें कि ट्रेनिंग हुई, उसका असर आया कि नहीं आया। सेक्रेटरी साहब पढ़ा के कुछ ज्ञान दे के गए, कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इनकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी, आपके दोस्तों की है कि अच्छा गए आधे घंटे उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, निकल गया, क्या हो रहा है। ट्रेनिंग इम्पैक्ट, अपने को अपग्रेड करो, ट्रेंड करो, और इस विद्यालय को शानदार विद्यालय बनाओ, ठीक है, टॉप तक पहुंचा। गांव के विद्यालयों से दुनिया बनाने वाले लोग पैदा हुए हैं। जरूरी नहीं है कि 1000 करोड़ की बिल्डिंग से ही बच्चे निकल, बच्चे सड़क से, गांव से, खेत से, खलिहान से, कहीं से निकल जाएंगे अगर आप जैसे अच्छे टीचर उनको अवसर देंगे और मौका देंगे। बच्चों को पटौनी देना, बांधना मत, रोकना मत, टोकना मत, डांटना मत, डराना मत। अगर डांटे डराए तो सीखने की क्षमता मर जाती है। क्लासरूम शांत हो जाता है थोड़ी देर के, डांटने डपटने से हो सकता है मॉडल आंसर भी आपको मिल जाए, लेकिन क्रिएटिविटी सबसे पहले मरती है, एनालिसिस सबसे पहले मरती है, क्वेश्चन पूछने की क्षमता सबसे पहले खत्म होती है। इसलिए एटमॉस्फियर वाइब्रेंट करना, इस विद्यालय में घुसते ही बच्चों को लगे कि वाह, इससे बढ़िया कोई जगह नहीं, जहाँ सारी फ्रीडम है। अनुशासन सिखाओ, लेकिन कहीं इतना तगड़ा अनुशासनिक मत कर दो कि हवा ही बंद हो जाए, उनकी पूछने, सीखने, समझने की क्षमता करो। तो मेरी बात पूरी हुई, अगली बार फिर मिलेंगे, हम फिर आएंगे, फिर हो सकता है भगवान जी बुलाएं, मंदिर दर्शन किया है, फिर हम अब आपसे पूछेंगे कि जो बातचीत किए थे उसमें 100 गुना और मसाला लगा के आपने क्या परिवर्तन किया। जो मैंने बताया उतना ही नहीं करना है, तो इतना है, इसको 1000 टाइम और करोगे तब आप सफल करोगे। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब कोई प्रश्न आपका हो तो जल्दी जल्दी पूछो, बस 2-4 कोई प्रश्न पूछे, और नहीं तो मैं पूछूंगा, फिर यही होगा, फिर आप मत कहना, जल्दी पूछिए क्या पूछना है। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे हम सभी ये चीज़ें मेथोडोलॉजी अपनाना चाहते हैं, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कहीं ना कहीं सिस्टम ही इनको ऑब्जर्व करने के लिए न कभी कोई, जैसे कि सीबीएसई का ही है, जैसे सीबीएसई बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे स्किल्स रिकमेंड करती है, और उसको ऑब्जर्वेशन करने के तरीके भी बना रखे हैं, लेकिन उससे ठीक से मॉनिटरिंग नहीं होती। कौन करेगा? सिस्टम करेगा सर। कौन सिस्टम? सीबीएसई करेगा। कैसे करेगा? कोई एजेंट भेज कर या कोई, हमारे एजेंट कौन है? ऑफिशियल्स हैं, प्रिंसिपल्स। सर ये तो हम सब लोग इस लेवल पे मेंटेन होता रहेगा, यही एजेंट है। लेकिन सभी लोग अपने कंफर्ट जोन पे रहना चाहते हैं सर। तरीका बताओ।
को आके तंग करेगा, आप ही को तंग करेगा। सिस्टम सी बोर्ड है, किसको online भेजें? है। एजेंट कहाँ से लाएंगे? हो सकता है कि आप ही के शहर के दूसरे प्रिंसिपल को भेज दें कि जाओ वो देखो, वो भी बना। हाँ, तो ये भी अगर वो भी है, अच्छी चीज़ है, उनको मालूम है हब्स ऑफ लर्निंग Hubs of learning है। सहोदया बनी हुई है, बनी हुई है। ये एक्टिव है और आप एक्टिव हैं कि नहीं, इसके कि बाद फिर डिजायर्ड रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है अगर ऑब्जर्वेशन चल रहा है तो? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सिस्टम है उसको हम और आप लागू नहीं कर रहे हैं। हम और आप और normal person- पहला जिम्मेदार हम हैं। CBSE जो है पहले हम ही हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो। पहले दूसरा आके आपके घर नहीं ठीक करेगा, पहले तो खुद ठीक करना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं जगे तो सुधार संभव नहीं। बच्चा जो आपको मिला है अगर इग्नाइट नहीं हुआ तो उसको बदलना इम्पॉसिबल है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी चार्ज करने की है, स्पार्क देने की, आग लगाने की है, मोटिवेट करने की है। अगर आप अपने उस बच्चे को नहीं जगा पाए, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। वही जिम्मेदारी एजुकेशन इनकी सिस्टम की है, सिस्टम की है। पुलिस आपके गांव में आकर के लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकती है हमेशा। पहली जिम्मेदारी तो गांव के लोगों की है कि वैसे लोग वैसी चीजें, और ऐसा है, ऐसी चीजें दुनिया में हो रही हैं। तो जो सिस्टम बना हुआ है उसको लागू करने की बॉटम लेवल पर जिम्मेदारी टीचर की है। टीचर सेल्फ ओरिएंटेड है कि नहीं, कन्विंस है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं, सीखा हुआ कि नहीं, विल पावर है कि नहीं, उसका लीडर उसका प्रिंसिपल है जिससे हम डायरेक्ट टच में हैं। हम टीचर तक नहीं पहुंचते हैं क्योंकि पहुंच नहीं सकते। संख्या टीचरों की 20 लाख है और हमारी संख्या कितनी है? 500 है। 500 में हमारे लेवल कितने हैं? 1 है। हम 20 लाख तक कैसे आ सकते हैं? पॉलिसीज के थ्रू। पॉलिसीज जो लागू करते हैं उसका इम्प्लीमेंटर कौन है? प्रिंसिपल। कैसे करेगा? जब आपको एक टेबल पर बैठाएगा और रोज आपको हैंड होल्ड करेगा। ये दरोगा की तरह करेंगे तो आप लोग रिवोल्ट कर दोगे, ये इंस्पेक्टर की तरह करेंगे आप कन्विंस ही नहीं होंगे, अरे क्या फायदा है, तो डांटते रहते, तो डिस्करेज ही करते। लेकिन अगर ये हैंड होल्ड करें, अगर ये लेवल खत्म करके आपके साथ बैठे, हैंड होल्ड करें, ट्रेंड करें, कन्विंस करें, कितने दिन भागोगे? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार। हम ये भी कहते हैं कि नहीं सीख रहा है टीचर, 2 मौके दो, 4 मौके दो, 10 मौके दो, फिर निकाल के तो वो पीढ़ियां खराब करेगा। नया टीचर ले आओ जिसमें कैपेसिटी उसकी करेगी, जो टीचर बनना चाहता हो, जो टीचर के लायक हो। निकाल। कितने सारे प्रिंसिपल्स हमने रिमूव कराए सिस्टम से, उनमें प्रिंसिपल कैपेसिटी नहीं थी, बदमाशी कर रहे थे, ब्रेकर का काम कर रहे थे, निकाल के बाहर कर दे, तमाम सारी इशूज है। बट ये जिम्मेदारी बॉटम लेवल पे उनकी है, किसकी है? प्रिंसिपल की है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, हम देश के जब रिजल्ट आ रहा तो हम एनालिसिस करते हैं और एवरी ईयर 400-500 स्कूलों को डिसिप्लिन करते हैं। तुम्हारा रिजल्ट खराब, तुम्हारे यहाँ टीचर पीपल रेशियो खराब, तुम्हारे यहाँ जो एक्टिविटीज होती है आपने पार्टिसिपेट नहीं किया उन चीजों में, तुमने 2 साल से बोर्ड एग्जाम ही नहीं कराए, तुम्हारा रिजल्ट डाउन जा रहा। 8 से 10 पैरामीटर है, उसमें बाहर भी करते हैं। तो बहुत सारे स्कूल हैं जो अपनी मेहनत से टॉप पर गए, बहुत सारे में बंद हुए। तो आपके प्रश्न का ये सही जवाब कि सरकार अपना काम करती रहेगी, ठीक है। मोदी जी का कार्य आपको एक अच्छा वातावरण देगा, सड़क अच्छी बन गई, दौड़ो, बिजनेस करो, और गांव की जो खेती हुई उस माल को शहर मंडी तक ले जाओ और बेचो। अब बेचोगे ही नहीं, बैठे ही रहोगे तो सड़क भी किसी का। तो एक अच्छी जिम्मेदारी क्या है कि एक अच्छा स्कूल क्रिएट हो जाए, एक अच्छा स्कूल दे दिया, उसमें लैब बनवा दी, उसमें टीचर की रेशियो कर दिया, उसमें ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी। उसके बाद अगर स्कूल नहीं कर रहा है फिर बंद भी होगा कुछ दिन बाद। ओपन कंपटीशन है, स्कूल का मालिक ठीक से स्कूल नहीं चलाएगा, बच्चे पढ़ने आएंगे नहीं, फीस आएगी नहीं आएगी, तनख्वाह मिलेगी नहीं, बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक कंपटीशन अपने आप ठीक करेगा, तभी तो बेटर करेगा। तो मैं सर बस यही कहूँगा लास्ट में आपसे, आप जैसे बहुत सारे लोग, जितने लोग बैठे हैं, कि हार मत मानना, थकना मत, समस्या समाधान देना, समस्या मत क्रिएट करना। इस दुनिया में बहुत समस्या है, आप प्रॉब्लम क्रिएटर हो कि प्रॉब्लम सॉल्वर हो। अब मुझे बताओ क्या सलूशन तुम्हारे पास है? नियम है, पॉलिसी है, स्कूल है, प्रिंसिपल भी है, टीचर भी आप हो, और अपने 40 बच्चों को आप नहीं पढ़ा पा रहे हो, वो नहीं कर पा रहे जो आपको करना है, उसका क्या सलूशन? आपको सब कुछ मिल गया, पॉलिसी हमने दे दी, नियम कानून दे दिए, स्कूल की बिल्डिंग बढ़िया मिल गई,
सवेरे विद्यालय टाइम पर आपको बुला लिया इन्होंने और अब 40 मिनट के लिए एक फिजिक्स की क्लास आपको मिल गई और फिजिक्स की आपकी जीटी हो और मानते हैं आप बीएड भी हो गए और आप पहुंच गए। अब आपको चैप्टर को पढ़ा करके वो अचीव करना है जो टारगेट है। अब आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम 15 लाख को कहां से देंगे? जाति पिछड़े को नहीं, इसीलिए इनको लगाया और नहीं कराएंगे तो बंद कर दिया जाएगा इसको। तो आपकी भी नौकरी गई, इनकी भी गई, फायदा क्या? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि गुरुजी क्लासरूम में कंडीसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉल्यूशन ये है गुरुजी अपने ज्ञान को 10 टाइम्स बढ़ाएं, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, रटें, सीखें, घर में बैठे किताब खरीदें, तो गुरुजी हासिल करेंगे। सॉल्यूशन ये है कि गुरुजी अपनी पेडागॉजी को चेंज करें, ट्रेनिंग लें, अपग्रेड करें। और लास्ट सॉल्यूशन ये है कि अगर तब भी टीचर कोई नहीं कर रहा तब भी किसी जगह प्रॉब्लम, उसको सिस्टम से बाहर निकालिए, दूसरा ले आइए, जिससे बच्चे ना खराब हो, बच्चे ना बिगड़े, है कि नहीं? आपको सॉल्यूशन देना है। हम कोई ऐसी चीज लेके नहीं आए हैं कि हम डाल देंगे मुंह में और दवा ठीक डाल दिया, टैबलेट और बुखार उतर गया, ये नहीं होगा। आप टैबलेट हैं, हम आपके सहारे बच्चों तक जा रहे हैं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए तो इतनी देर से समझा रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद ग्रुप बनाना, 50 लोग हो ना, 5-5 करके 10 ग्रुप बनाना। एक को पेडागॉजी का आर्ट इंटीग्रेशन थमाएंगे और रट करके नहीं बनोगे अच्छे से। जब आप रिसर्च करोगे, जब 10 दिन बाद बोलेंगे 5 लोगों ने मिल करके क्या व्हाइट पेपर प्रेजेंट किया आर्ट इंटीग्रेशन पर, और आपके यहाँ 1 to 12 की क्लासेज में 50 विषयों में आर्ट इंटीग्रेशन कैसे होगा? जब आप 10 दिन बाद मेहनत करोगे और अपने दोस्तों के पीपीटी प्रेजेंटेशन दोगे और वो मेहनत करने के लिए 1000 चीजें पढ़ोगे, देन वो 5 लोग मास्टर हो जाएंगे उस चीज के। दूसरा टॉपिक दूसरे को दे देंगे, तीसरा तीसरे को दे देंगे, देन इन्वॉल्व होगा, देन चीजें होंगी। हम इसके थ्रू क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आप अपग्रेड कर लोगे अपनों को। कुछ नहीं करोगे तो भी सब ठीक रहेगा, लेकिन कुछ करना है। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ कन्विंस कर रहा हूँ। कुछ करोगे तो आप प्राप्त हो जाओगे। जी और कोई प्रश्न? आपने बताया, ऐसे हम बात कर रहे हैं होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल को, अच्छे किसी की संपूर्ण विकास की। सर एक क्वेश्चन है कि मोरल एजुकेशन के लिए क्या है? मोरल एजुकेशन पढ़ाने से नहीं आती है, रिफ्लेक्ट करने से। तो बच्चे अपने माँ बाप, अपने टीचर और समाज को देखते हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है तो अपनी दादी को, अपने भाई बहन को, अपने माँ बाप को, अपनी सोसाइटी को, उन्हीं से सीखता है। तो एथिक्स, कैरेक्टर वो ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन से आता है, ज्ञान देने से नहीं आता है। मोरल एजुकेशन एक लिमिट तक आप नियम कानून टफ करके, दंड की व्यवस्था को स्ट्रांग करके, सीसीटीवी कैमरे लगा करके ठीक कर सकते हैं। वो बच्चे को पता है कि चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, तो चोरी नहीं करेगा। ये तो सर्विलांस है। लेकिन अंदर से ऐसा कैरेक्टर पैदा होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके लिए माँ बाप और टीचर्स को लंबा प्रयास करना होता है। ये कठिन कार्य है, ये आसान नहीं, ये कठिन कार्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस पे कार्य नहीं हो रहा है। तो पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि बच्चा जो 24 घंटे उनके साथ है, ग्रूम हो रहा है, उसके साथ बिहेव कर। अगर वो माँ बाप आपस में लड़ेंगे तो बच्चा लड़ाई करेगा। अगर पिता, पति या पत्नी दूसरे पर हाथ उठाएंगे तो बच्चा भी किसी पे हाथ उठाएगा। अगर आप अपने घर में सर्वेंट से मिसबिहेव करेंगे तो आपका बच्चा भी सीखेगा, डिक्टेटर बनेगा, वो भी क्राइम करेगा। लेकिन अगर आपके घर में बैलेंस बिहेवियर, बैलेंस एटीट्यूड, अच्छी एथिक्स चल रही होगी तो बच्चा भी सीखेगा। अगर वो देखेगा कि आप अपनी मदर के साथ मिसबिहेव कर रहे हो तो वो भी अपनी मदर के साथ मिसबिहेव करेगा। और ऐसे प्रूव हैं, प्रमाण हैं कि वो देखता है कि उसके पिता उसकी माँ की पिटाई करते हैं तो बच्चा, 4 साल का बच्चा अपनी माँ को थप्पड़ मारता है। ऐसे भी चीजें क्योंकि वो देख रहे हो, तुम नादान है। तो करेक्टर बनता है ऑब्जर्वेशन से, माँ बाप और टीचर से। दूसरा एक रोल माँ बाप का, एक आपका है। आप कैसा अपने क्लासरूम में रिफ्लेक्ट कर रहे हो? आप कूल एंड काम हो, आप अच्छे से बात कर रहे हो, बच्चे को रेस्पेक्ट दे रहे हो। आप बच्चा प्रश्न पूछता तो डोमिनेट तो नहीं करते हो, उसको रिस्पेक्ट देते हो, उससे दोस्ती रखते हो। बहुत सेंसिटिव चीज़ है सर, ये सारे टीचर ध्यान रखें। अपने बच्चे से कभी दोस्त की तरह पूछना कि कौन टीचर अच्छा लगता है। सोचेगा और 1-2 के बारे में बताएगा। पूछना क्यों अच्छा लगता है, मालूम है क्या कहेगा? ये नहीं कहेगा बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, तो सेकेंडरी, वो बहुत सपोर्टिव है, वो
गलतियों को माफ करते हैं। जब लगता है कि हार रहे हैं तो पीठ पे सहारा लेते हैं, वो फ्रेंडली हैं। वो टीचर बच्चे ज्यादा लाइक करते हैं जो सपोर्टिव होता है, जो फ्रेंडली होता है, जो गलतियों को माफ करता है, जो उस बच्चे को मोटिवेट और चार्ज करता है, जो डिस्करेज नहीं करता है, जो उसकी फीलिंग्स को समझता है, जो उसकी पर्सनल ऑफिशियल चीजों में भी उसकी मदद करता है। जो बच्चा बार बार गिरता फिर भी उठाता, वाह हमारे अंदर कैपेसिटी आगे बढ़ता है, बच्चे उस टीचर को लाइक करते हैं। ज्ञान तो कोई भी दे देगा, खुद ही ले लेंगे, आप नहीं दोगे तब भी वो ले लेंगे। आपको क्या लगता है कि आपका ना 100 में 100 ला रहे हैं, आपका रोल है, लेकिन आप नहीं पढ़ाओगे तब भी ले लेगा, अगर लेना होगा उसको। लेकिन आप करोगे करेक्टर बनाना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने पूछी है। इसलिए करेक्टर डेवलपमेंट में आप पेरेंट्स के साथ मीटिंग करिए, पेरेंटिंग अच्छी करिए, इनकी जिम्मेदारी। पेरेंट्स को कन्विंस करिए कि घर में बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे ग्रूम किया जाए, और देन स्कूल में आप अपना करेक्टर रिफ्लेक्ट करिए। आपका करेक्टर अगर अच्छा होगा, आप जैसा रिफ्लेक्ट करेंगे वैसा बच्चा बन करके निकलेगा। लास्ट क्वेश्चन, और कोई किसी और को इधर से भी कुछ पूछ लीजिए देवी लोगों। हाँ कुछ, वैसे आप लोग बहुत स्मार्ट लग रहे हो, यही स्कूल की ड्रेस है क्या? बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, और यंग और फिट है एकदम। अच्छी बात है, बूढ़े नहीं, यंग है, 20, 25, 30 साल तक आप लोग स्कूल को बढ़िया कर सकते हैं। और मैं हमेशा प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे ट्रेडिशन क्रिएट करो कि स्कूल छोड़ के लोग ना जाए, प्यार और मोहब्बत करें अपने स्कूल से। 30-30 साल 35-35 साल तक रहे वहाँ, और ये तब होगा जब ये लोग आपका ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे, आपकी पर्सनल चीज़ों को भी केयर करेंगे, आपकी ग्रोथ को भी देखेंगे, आपसे शेयर करेंगे चीज़ें, तभी चीज़ें। जो स्कूल अपने लोगों का, रतन टाटा ने कहा है, कंपनियां जो टॉप पे जाती हैं उसको उसके लोग बनाते हैं। अम्बेडकर जी ने भी यही कहा, बाबा अम्बेडकर ने भी यही कहा, जो देश को महान उस देश के लोग बनाते हैं, स्कूल को उस स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल बनाते हैं। ठीक है ना? तो मैं कह रहा हूँ आप लोग फिट हैं, यंग हैं, स्मार्ट हैं, बढ़िया लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, उसको 1000 टाइम लिखो। वैसे ही इस क्षेत्र का सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है। कुछ नहीं कहोगे तब भी अच्छे, लेकिन अपनी तुलना हार्वर्ड से करो, अपनी तुलना कैम्ब्रिज से करो, ठीक है ना? अपनी तुलना लीड से करो, देखो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ के स्कूलों में क्या हो रहा है, कैसे वहाँ के टीचर की पेडागोजी, कैसे प्रोजेक्ट देते हैं, रिजल्ट्स कैसे। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट का एक फाइल बनाए, 10-20 रंगे पेस्ट किए, फाइल बन गई। जैसे प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट थोड़ा है। अरे प्रोजेक्ट होता है जब बच्चा इनोवेट और क्रिएट करता है, उस प्रोसेस में पहुंचता है, एक नई रिसर्च करता है, उसको तो चेक ही नहीं करता हमारा टीचर, मोटिवेट ही नहीं करता कि ऐसा प्रोजेक्ट लाओ जो आज तक ना हुआ। हमारे यहाँ तो पीएचडी भी नकल से बन जाती है। जी बेटा कुछ सर, ये थोड़ा मेरा ही पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे मैं टीचिंग के साथ खुद की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो सर जब मैं अपने घर पे थी आगरा में, तो एक पॉइंट ये आ गया था कि मैं स्टूडेंट्स अच्छी हूँ, मुझे मालूम है कि मैं स्कूल टाइम पे बहुत अच्छी रही हूँ और मेरा बोर्ड में भी अच्छा आया है, बट मैं अपने घर पे रह के सैचुरेटेड हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं बाहर जाऊंगी, जैसे मेरे दोनों भैया जो है जॉब करते हैं, तो मैं भी जॉब करूंगी, हाथ में कुछ आएगा, तो ये एक ऑटोमेटिक मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक, जड़ों से निकलना चाहिए, विकास का भी होता है। फिर तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ, बट सर पता नहीं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं माइंड में ये मेरे हावी नहीं होगा कि मैं कहीं सैचुरेटेड तो नहीं होगी, क्योंकि सर मैं यहाँ पे भी आई हूँ, अब मुझे यहाँ पे ज़्यादा सोने का मन होता है। घर पे मेरे पास कुछ भी नहीं होता था करने के लिए, और नींद भी नहीं आती थी, और फ़ोन भी। अब यहाँ पे मैंने जो मेरा इंस्टा है वो भी डिलीट कर दिया, ये सोच के कि वो ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूमिंग है, बट फिर भी सर पता नहीं क्या हो रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं अच्छी थी। एक छोटी सी चीज कहता हूँ, सबसे पहले तो हमें वो करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। तो पहले तो पहचानो कि तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हारी कैपेसिटी क्या है। तेंदुलकर अगर म्यूजिशियन बनते तो सफल होते नहीं, लता मंगेशकर अगर टीचर बनती तो सफल होते। डिफरेंट चीजें हैं। तो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पहचानिए, अपनी कैपेसिटी पहचानिए, अपनी क्षमता। और एक बार आपने जान लिया कि हाँ आपको आईएएस निकालना है, आपको टीचर में जाना है, आपको साइंटिस्ट में जाना है, आपको इंडस्ट्री खड़ी करनी। जितने टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज हैं जीरो से बढ़े हैं, किसी ने एक चवन्नी नहीं दी उनको, लोन लेते हैं और उसके बाद 1000 करोड़ के मालिक बन जाते हैं। रिस्क लेते हैं, मेहनत करते हैं,
सपने देखते हैं दौड़ लगाने के लिए। ज़्यादातर लोग तो चलते ही नहीं, वो सपने में सोचते हैं गोल्ड मेडल लेना। अरे गोल्ड मेडल लेने के लिए 8 घंटे पसीने बहाना पड़ेगा। अरे कौन पसीना बहाने, छोड़ो, दाल चावल खाओ, सो जाओ। ये ध्यान रखना कि सबसे पहले अपना पैसा, अपना सपना देखो, क्या कोर कॉम्पिटेंसी तुम्हारी, क्या कैपेसिटी तुम्हारी, स्ट्रेंथ क्या है, उसको पहचानो। एम अपना फिक्स करो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा एम क्या है, अपना एम तय करो। जैसे मैं अभी CBSE सेक्रेटरी हूँ, मैंने अपनी 15-20 प्रायोरिटीज बना के रखी है, तमाम क्षेत्रों की 15-20 प्रायोरिटीज की। जो मेरा एक एफिलिएशन है उसमें ये चेंजेस कर लेना है, ये साल भर में कर देना है। ये हमें नए रीजनल ऑफिस खोल रहे हैं, 7 बड़ी ह्यूज बिल्डिंग बना के खड़ी कर देंगे। हेडक्वार्टर बना रहे हैं, खड़ा कर देना। हर हफ्ते हेडक्वार्टर देखने जाता हूँ, छोटा सा नहीं। ये वही चीज है, आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करो। जैसे मैंने प्लान किया कि हमारी CBSE की दिल्ली की बिल्डिंग 40 साल पुरानी हो गई है, छोटी पड़ रही है, खंडहर हो रही है, बदलो। तो लोग रिस्क नहीं लेते। कौन सोचेगा अरे सेक्रेटरी साहब अपना बढ़िया कार मिली हुई है, नौकर मिली हुई है, चलते रहे आते रहे, मेहनत लगती है ना नई चीज करने में। बट प्लान किया तो हमने 3 एकड़ जमीन खरीदी, उसके 70 करोड़ लगे। फिर 300 करोड़ का टेंडर निकाला, उसकी बिल्डिंग को दिया। 300 करोड़ का हमारा हेडक्वार्टर बन रहा है, 6 लाख स्क्वायर फीट बिल्डअप बन रहा है। उसको हर हफ्ते देखने जाना होता है, और हर हफ्ते फायर फाइटिंग होती है। हर हफ्ते इंजीनियर्स के साथ देखते हैं कि ये गड़बड़ी क्यों कर दी है, इससे हमारी ये प्रॉब्लम आएगी, कहाँ क्या करेंगे। ऐसी बिल्डिंग बने जो एजुकेशनल बिल्डिंग हो, लोग देखें तो लर्निंग सेंटर हो जाए। ऐसी बिल्डिंग अब बन रही तो दिल्ली में उससे बेहतर। अभी रास्ते में ये मैंने बोला था हमारी फैमिली के साथ, यही मैंने बोला था, वो बिल्डिंग पूरी दिल्ली में ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी जो बना रहे। सपना देखो कि ऐसी चीज क्रिएट करनी है जो पूरे 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 देश में ना हो, और फिर उसको निकाल के दिखा दो, फिर आपको लगे वाह हमने कर दिया। तो पहले प्लान करो, अपना सपना देखो, फिर उसके पीछे हार्ड वर्क करो, तब ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हारे साथ ये है तो इसका मतलब है कि आपको एक बार अपने को रीथिंक करना पड़ेगा, तुम्हारा एम क्या है। छोटी सी बात कह रहा हूँ, आप लोग विद्यार्थी भी होंगे और आप लोग अध्यापक भी होंगे, आपके बच्चे विद्यार्थी होंगे या आप भी लोग हो सकता है कंपटीशन देके कहीं निकल जाओ। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने अपने एम को अभी फिक्स नहीं किया है। सपना जो आपका होता है, एम क्या करना है जीवन में, पहले वो फिक्स करो, फिर छोटी छोटी प्लानिंग बनाओ उस तक पहुंचने की, और फिर हार्ड वर्क करो जुनून के साथ। तो जिसने सपने देख लिए और उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत शुरू कर दी, उसको नींद नहीं आती। ये सत्य है, ये सही बात है। जैसे हम भी गांव में थे, शहर में आए, फैजाबाद अयोध्या का रहने वाला हूँ। छोटी सी स्टोरी बेटा बताता हूँ, वो तो बहुत बार बता चुका हूँ अपनी वाइफ के सामने। तो गांव में थे, बहुत गरीब घर से थे, सामान्य थे। पिताजी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे शिशु मंदिर में। घर में पैसे नहीं थे, वो आगे पढ़ सके तो चले गए, 12th में ही चले गए पढ़ाने के लिए स्कूल। हालांकि उन्होंने मेहनत की, प्राइमरी स्कूल में शिशु मंदिर के अध्यापक, उन्होंने मेहनत की और अपनी मेहनत से अपने 3 विद्यालय निकल गए, अपने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी और सब निकल गए। तो उनके सामने ही 20 साल में रिजल्ट आ गया मेहनत का। तो गांव में थे, 7वीं तक जमीन में बैठते थे, टाट पट्टी पे पढ़ते थे, ठीक है ना। और नमकीन बिस्किट कभी हम लोग घर में आता ही नहीं था। तो कई बार मेला देखने जाते थे साल में, तो दादी पड़ोसी के घर के कपड़े लाती थी, नए कपड़े पहन के चले जाओ, क्योंकि उसके पिताजी मुंबई में कमाते थे, उनके पास पैसे ज्यादा थे। हम ऐसे परिवार से थे। 8वीं में मैं फैजाबाद आया, अध्यापक तो साम दाम दंड वेद से अपने बच्चों को पढ़ाने का वहाँ कुछ नहीं सोचता। तो पिताजी के नियंत्रण में आए, 8वीं में बाबूजी के साथ रहना शुरू किया, तो पढ़ाई शुरू की। और जैसे 12th किए, मेरी मदर ने कहा कि इसको इलाहाबाद भेज दो, इसको घर में मत रखो, घर में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, हम लोग दिन भर कोसेंगे, बाबा ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, इसको बाहर भेजो, निकालो। क्योंकि जो इलाहाबाद जाता है वो IAS बन जाता है। तो मेरी माँ ने ये कहा कि जो इलाहाबाद जाता है वो IAS बन जाता है, इसको भेज दो। तो 300 या 250 रुपये पिताजी से छुपा के दिए थे, जाओ। और हम इलाहाबाद पहुँच गए। अब इलाहाबाद पहुंच गए तो मैं स्वतंत्र था, जैसे आप अपने विद्यालय में एक टीचर आ गया, आप बनाओगे कि सोओगे आप पर। मेरे साथ भी था कि मैं सोऊं और खाऊं और सिविल लाइन घूमूं, पिक्चर देखूं या कुछ करूं। तो उस समय आग जगी, एक बढ़िया रूम पार्टनर लूंगा। मन में यह था
अपने से बेहतर बच्चे को रूम पार्टनर बनाओ, आधा रूम का खर्चा भी कम हो जाएगा, एक समय खाना वो बनाएगा, एक समय आप बनाओगे, फायदे हो जाएंगे, और आपसे ज़्यादा अच्छा होगा तो आप देख करके भी। और फिर प्रक्रिया शुरू हुई पढ़ने की। बेटा अगर वो 6 घंटे पढ़ता था, मैंने कहा मैं तो 7 पढ़ूंगा, और मैं 7 पढ़ता तो 7.5 पढ़ता, तो 7.5 पढ़ता तो मैं 8.5 पढ़ता। इस प्रोसेस में हमने ग्रेजुएशन किया, ठीक है ना। और फर्स्ट ईयर में जब रिजल्ट आया, मेहनत करनी शुरू की। एम क्या था? IAS बनना है। सिलेबस फर्स्ट ईयर में लिया, 18 वर्ष की उम्र में सोच लिया कि IAS निकालना है। सिलेबस ला के रख लिया, किताबें ला के रख ली, नोट्स बनाना शुरू कर दिया, सीनियर्स को दिखाना शुरू कर दिया। और फाइनली ग्रेजुएशन जब शुरू किया तो फर्स्ट ईयर में हमसे ज़्यादा कम से कम 20 बच्चे रहे होंगे, 5000 बच्चे होंगे, लेकिन सिर्फ 20 बच्चे मुझसे ज़्यादा अच्छे थे, बाकी सब पीछे हो गए उसमें। सेकेंड ईयर में सिर्फ 4 बच्चे मुझसे ज़्यादा अच्छे थे, थर्ड ईयर में सब मुझसे पीछे हो गए, क्योंकि मेहनत करना शुरू किया। और इमीडिएटली JNU का एंट्रेंस दिया, पूरे कंट्री से सिर्फ 14 बच्चे लिए गए, उनमें मैं भी सिलेक्ट हो गया। मेरा कोई दोस्त नहीं हुआ, क्योंकि मेहनत कर रहे। अब मैं JNU पहुँच गया। मेरी उम्र 21 साल नहीं हुई थी जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। तो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट IAS का देने के लिए वेट करना पड़ा, और मैंने प्रथम प्रयास दिया और मैं IAS में सिलेक्ट हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी भी वहाँ जर्नी नहीं रुकी, अभी भी जर्नी नहीं रुकी। वो तो नौकरी मिल गई, अब क्या? नौकरी थोड़ा नहीं है, मैं एम तो बदलता गया। अब आप जिस जॉब पे हो उस जॉब पे आप 1000 अधिकारी थे। मुझे सबसे यंग एज में 5.5 वर्ष की नौकरी में नेशनल अवार्ड मिल गया, क्योंकि मैं अब जिस पोस्ट पे आया वहां मैंने काम शुरू कर दिया। वो तो पीछे चला गया नौकरी, तनख्वाह, गाड़ी घोड़ा, मकान, बंगला, मोबाइल। अब जो काम मिला है उसको एक्सेल करो, टॉप पर दिखा दो। तो वहां सबसे यंग एज में नेशनल अवार्ड मिला, वहां भी नहीं थके। जैसे 3 साल की पूरी हुई, मैंने कहा मैं इसको छोड़ूंगा, मैं दूसरी जगह जाऊंगा, मुझे अनुभव लेना है। सामान्य लोग नौकरी करते, मैं छोड़ के, और एक बोर्डिंग स्कूल था, मैं उसमें प्रिंसिपल पद पे जाके ज्वाइन कर लिया मसूरी में, और मैं 3.5 साल प्रधानाचार्य रहा अभी जैसा, और जान लगा दी। और इतनी जान लगा दी कि शायद 100 वर्षों में एक प्रिंसिपल जितना सीखेगा उतना मैं 3 साल में सीख गया। मेहनत की ना। मेरी वाइफ मेरे साथ रहती थी, सवेरे 5 बजे उठते थे, रात के 11 बजे घर में घुसते थे। बच्चों के साथ खाना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ क्लास में बैठना, टीचर्स को ट्रेंड करना, अपग्रेड करना, क्योंकि वहां सपना हो गया स्कूल को इम्प्रूव करना, तो कर दिया। उत्तराखंड का बच्चा टॉपर, उत्तराखंड टॉपर हमने निकाला पहले साल। CBSE बोर्ड का सेकंड टॉपर निकला उग्रो से, वो भी पूरा हुआ। वहां भी नहीं रुके, वापस आए तो ऑप्शन मिला सेक्रेटरी CBSE बोर्ड बन गया। यहाँ एक नया काम आ गया, पॉलिसी चेंज करो, एफिलिएशन सिस्टम चेंज करो, क्वेश्चन पेपर चेंज करो, जो आप पढ़ा रहे पेडागोजी चेंज करो। यहाँ भी चेंजेस शुरू कर दिए, बहुत सारे चेंजेस कर। अभी भी सपना थोड़ी भी पूरा हुआ, तो मृत बढ़ते दिन तक लगा रहेगा, बढ़ता रहेगा। आप अपने को ग्रो करते रहोगे। तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सिर्फ यही दूंगा, पहले अपना एम फिक्स करो। नींद तब आ रही जब आपने एम नहीं फिक्स किया। एम फिक्स कर लो, ये करना है, उसके लिए छोटे छोटे पार्ट में स्टेप बना लो, ऐसे करना है। हमने फिक्स किया कि हमको IAS निकालना है, और छोटे स्टेप क्या थे? रोज 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने हैं, रोज 5 प्रश्नों के नोट्स बनाने हैं, हर हफ्ते सीनियर को जाके नोट्स दिखाना है। फर्स्ट ईयर में इतने नंबर लेना, सेकंड ईयर में और लेना, थर्ड ईयर में और लेना। हमने तो छोटे छोटे स्टेप किए। तो अपना एम फिक्स करिए और कड़ी मेहनत करिए, सफलता आपको मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आप सबको। मजा तब आएगा जब अगली बार आऊंगा और आप बोलेंगे हमने ये बदलाव कर दिया है। करेंगे? बिल्कुल सर। थैंक यू। थैंक यू।